हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आप लोग कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, पीवाईक्यूज़ को, और आप लोगों का इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। देखो, मकसद ये था कि आप लोगों का कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो इम्प्रूव हो। ठीक है, ये मकसद नहीं था कि हमको ज़बरदस्ती चीज़ें करनी है, नहीं, इम्प्रूव करने के मकसद से हमने लेके चला था। और बच्चों के कमेंट्स हमको आ रहे हैं कि हमारा इम्प्रूव हो रहा है, तो हमारा इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पेपर जिसमें क्या है 120। अब कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ऑपरेटर का पेपर है ये, जेकेएसएसबी का ही है 2025 का। इसमें 120 के क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, मतलब उसमें से 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सिर्फ कंप्यूटर के हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है तो लगभग अगर हमने हमारे लेवल के अगर 60-70 भी हुए, 80 भी हुए, तब भी हमारा ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो मैं ट्राई करूंगा जितने क्वेश्चन हमसे इसमें निकल पाते हैं उतने मैं निकालूंगा, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, तो इतना लेवल मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। जितनी हमारी ज़रूरत है जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से, वो वाले क्वेश्चन मैं इसमें आपको करवाऊंगा। और मैं देखूंगा कि इसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं एक आधा पेपर और इसके साथ कंबाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द कैरेक्टर डॉलर इन एस्काई कोड इज। अब इसमें से एस्काई कोड में डॉलर का रिप्रेजेंटेशन जो है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो किस तरीके का होता है? देखो, वैसे तो ये हमारा लेवल का नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमको ना इस क्वेश्चन से भी अपने लेवल की दिख जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले हमारे लेवल का इसमें से क्या दिखेगा, एक सेकंड रुको, जरा छोटा कर लूँ पेन। हाँ, हमारे लेवल में इसका आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले तो दिखेगा एस्काई कोड क्या चीज़ है, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले ये। अब आपको इसकी फुल फॉर्म आई थिंक पता होगी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। लिखते जाना साथ साथ, फॉर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कई बार गड़बड़ होती है, बच्चे को गड़बड़, क्योंकि जब वो ये पूछते हैं ना फुल फॉर्म, तो इन्फॉर्मेशन की जगह वो कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, या तो वो इंटरचेंज में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, एक्सचेंज लिख देंगे यहाँ पे, या फिर हो सकता है इंटरचार्ज लिख दें, कुछ ऐसा तरीके का लिख देंगे कि आपको समझ नहीं आएगी। तो इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये क्या करता है? हमको पता है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ, आपको पता है कि बाइनरी डेटा के साथ वर्क करता है। तो ये क्या करता है? ये एक मतलब ब्रिज टाइप का एक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे कैरेक्टर जैसे 0 से लेके 127, हर एक कैरेक्टर हमारा जो है मतलब अल्फ़ाबेट है, चाहे कैपिटल ए है, चाहे स्मॉल ए है, चाहे कोई भी कैरेक्टर हमारा है, उसको ये एक यूनिक कोड देता है। क्या करता है? यूनिक कोड देता है उसको। यही उसने पूछा है कि इसमें डॉलर का जो है वो यूनिक कोड कौन सा होगा। तो आपको सारे याद रखने की इसमें जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं 2-3 आपको बता देता हूँ। कई बार अगर जेकेएसएसबी ने आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल का पूछ लिया तो हो सकता है कि आपको ये करना पड़े। मैं आपको 2-4 इसमें बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये डॉलर का पूछा तो सबसे पहले मैं आपको डॉलर का ही बताता हूँ। डॉलर का होता है 36। कितना होता है? 36 हो सकता है। उसके बाद परसेंटेज का पूछ लिया जाए, परसेंटेज का होता है आपका 37। उसके बाद आपका एक और पूछा जा सकता है एम परसेंट। एम परसेंट मतलब जो एंड होता है ना, इसको हम कंप्यूटर में क्या बोलते हैं? एम परसेंट। मतलब ऐसे भी बोलते होंगे, बट इसको एम परसेंट बोलते हैं। इसका कोड कितना होता है? 38। तो ये याद रखना आप, 36, 37, 38। ठीक है, इतना याद रखना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, हाँ, एक ये याद रख लो, हैश जो है वो 35 होता है। ये 4 चीज़ें याद रख लो, मेरे हिसाब से इतना आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए थी कि एस्काई कोड क्या चीज़ है, बस ये क्या होता है, बस ये हमको याद रखना होता है। ठीक है, चले हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो, यहाँ पे एक मैंने लास्ट टाइम भी आपके लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि अगर किसी बच्चे को, सपोज करो, अब मैंने ये 4 बताया आपको, सपोज करो कोई चाहता है कि मैं सर एक और बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ सर कि कैपिटल ए जो है ना, उसका कोड जो है वो 65 होता है। कोई और बच्चा, सर मैं बताना चाहता हूँ जो स्मॉल ए है उसका कोड जो है वो 97 होता है। सारा नहीं, सारी चीज़ें नहीं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो पहला लेटर है, पहला अल्फाबेट है, तो ये पूछा जा सकता है कई बार। तो कोई बच्चा अगर मतलब ऐसा कर सके कि कमेंट करके ना ये चीज़ें लिख दे, ठीक है, कि सर इसका मुझे एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन पता थे 2 पॉइंट, तो मैंने वो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख लिए। इससे क्या होगा कि जो बच्चा नया कमेंट सेक्शन में आएगा देखने, तो उसको ये चीज़ें तो वहाँ पे पता चलेंगी, उसके बाद एक्स्ट्रा उसको 2 पॉइंट यहाँ से और पता चल जाएंगे। तो ये एक इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया था। अगर आपको अच्छा लगा तो ये चीज़ें आप चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये भी हमारा कई बार पूछा जाता है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ये भी आपका काफ़ी बार पूछा जा सकता है। तो अगर आपको बाइनरी दिया है और आपको कहाँ जाना है, डेसिमल में जाना है, तो आपको क्या करना होता है? एक तो सिंपल तरीका है कि आप लोग क्या करो, ये पहला है तो इसको 2 raised to power 0 से मल्टीप्लाई करो, ये दूसरा है ये 2 raised to power 1 से करो, फिर ये तीसरा है 2 raised to power 2 से करो। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती जाती हैं, क्योंकि आप ऐसे ऐसे करते जाते हो। तो ये यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि पहले कहाँ से स्टार्ट करो। आप लोग ऐसा लिखो, आप लोग लिखो 0, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर आप लिखो, सॉरी,
पहले लिखो एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है 1, फिर लिखो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे लिखो 8। अब इसका क्या करते चलो, डबल करते चलो। 1 का डबल किया मैंने तो कितना आ गया 2, 2 का डबल किया तो कितना आ गया 4, 4 का डबल किया तो कितना आ गया 8, अब 8 का डबल करूंगा तो कितना आएगा 16, 16 का डबल करूंगा तो कितना आएगा 32, 32 का करूंगा तो 64। पहले तो ये पॉइंट वालों को छोड़ दो, पहले तो बाकी देखो कितने डिजिट है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे 8 तक ये लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका डबल कितना होगा 128, तो ये 8 तक मुझे लिखना है, ठीक है। उसके बाद जहां जहां उसने मुझे 1 दिया है उसके नीचे नीचे क्या लिखते चलो 1, तो मैं लिखते चलूंगा 1 1 0 1 0 1 0 1, ये मुझे उसने दिया है। अब मुझे क्या करना है, जो 1 वाले हैं उनको बस ऐड करना है, बाकी किसी को ऐड नहीं करना। तो 1 वाला कौन है, एक 128, ठीक है, 128 और 64, 64 और यहाँ पे क्या आ गया 16, 16 और यहाँ पे क्या आ गया 4 और यहाँ पे 1, ये सबको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो आसानी ऐड करने की कहाँ से होगी आपको, अब देखो ध्यान से, 64 और 16 आपको पता है, 64 और 6 में करूंगा तो 70, 70 और 10 कितना हो गया 80, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो गया 80। उसके बाद आपका कहां से हो जाएगा 80 और 4 और 1 कितना हो गया 5, तो ये आपका आ जाएगा टोटल कितना 85। तो आपको करना है 128 प्लस 85, जब 128 प्लस 85 करूंगा, 8 और 5 कितने होते हैं आपको पता है 13, 13 का 2 1 कैरी, 8 2 10 और 1 11, 11 का 1 1 कैरी, तो 213 आपका आ चुका है। तो यहां से आपका आंसर जो है वो निकल के आ चुका है 213। अब आपको चाहे ये ना भी पता होगा ना, तब भी आप लोग इसको निकाल के आ जाओगे। अब अगर पॉइंट वाला आया तो पॉइंट वाले में करना क्या है आगे, वैसे तो आपको मतलब आपके लेवल पे पॉइंट वाला पूछा नहीं जाएगा, बट स्टिल अगर पॉइंट वाला आया तो उसको करना क्या है, उसको आपको उल्टा लेके चलना। जैसे ये 0 था ना, यहाँ जो पहला वाला है, तो मैं क्या लिखूंगा 0 इंटू 1/2, ये दूसरा था तो क्या लिखूंगा 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, उसका डबल डबल करता जाना है लेकिन उल्टा, ठीक है। तो 0 इंटू 1/2 करूंगा तो ये तो 0 ही आएगा, 1/4 करूंगा तो आपको पता है कि कितना आता है 0.25, तो इसीलिए मेरा आंसर कितना हो गया 213.25। आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आपको ऐसा दिया होता कि 213 आपके पास है, मुझे इसमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होता, तो मैं ऐसे करता कि इसको क्या करता 2 से क्या करता जाता डिवाइड, तो 2 से जब मैं डिवाइड करता तो जो भी आता मेरे पास, फिर मैं चेक करता इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो रिमाइंडर ऐसे लिख लेता, अगर 0 आ रहा होता तो रिमाइंडर कैसे लिख लेता, ऐसे 0। तो मैं नीचे 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 तक लास्ट तक करता जाता डिवाइड, फिर मैं उल्टा जाता, यहाँ पे मेरे जितने भी रिमाइंडर्स बच रहे हैं उसके हिसाब से मैं क्या करता, मेरा आंसर जो है यहाँ पे डेसिमल में आ जाता, ठीक है। आपको समझ, सॉरी बाइनरी में आ जाता। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पे बहुत आपको लेंदी नहीं पूछा जाएगा, मैं सिंपल बता रहा हूँ, आपके लेवल पे इतना लेंदी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन है तो हमको थोड़ा बहुत देखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके लेवल का नहीं था, तो इसीलिए मैं पहुंच गया कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर सीधा 4 पे पहुंच चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेसिमल नंबर 278। अब यहाँ पे आ गया आपका, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका ऐसा हो 278, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना, सॉरी बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो क्या करो 2 से कर दो इसको क्या मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड। अब जब मैं इसको 2 से करूंगा तो कितना जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 18 बचा, 2 इंटू 9 कितना हो गया 18। अब कितना मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर बचा, मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 0 बच गया। उसके बाद मैं दोबारा इसको क्या करूंगा 2 से करूंगा, जब मैं दोबारा 2 से करूंगा तो किससे जाएगा, ये 69 से जाएगा, 138, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या है, ये लास्ट से ऊपर तक जाना है। जब मुझे ये बाइनरी लिखना है ना लास्ट से ऊपर तक, इसका मतलब लास्ट के जो 2 डिजिट है ना वो मेरे 10 आएंगे, तो लास्ट में 2 डिजिट 10 या तो यहीं पे है या तो यहीं पे है, तो इसका मतलब या तो सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। ये मुझे पक्का पता चल चुका है कि सी और डी इसमें से ऑप्शन मेरा हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा इसको 2 से करूंगा, जब मैं दोबारा इसको 2 से करूंगा 69, तो 34 से जाता है आपको पता है 68 तक, तो एक क्या बचेगा मेरा रिमाइंडर, इसका मतलब लास्ट के 3 110 होने वाले हैं, यहाँ पे भी 110 है, यहाँ पे भी 110 है। उसके बाद दोबारा जब मैं 2 से करूंगा तो आपको पता है 34 17 से जाता है, पूरा का पूरा चला जाता है, लास्ट में कितना आएगा रिमाइंडर 0, इसका मतलब लास्ट के 4 हैं 0 1 1 0। अब देखो लास्ट के 4 इसी एक में है 0 1 1 0, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ये बेवकूफ़ी मत करना कि मैं सारा करता रहता हूँ, सारा करके जब मैं देखूंगा तो मेरा आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा आपका, नो डाउट आएगा, लेकिन इतनी बेवकूफ़ी आपको करनी क्यों है, जब आपको यहीं से समझ आ पा रहा है कि आपके पास लास्ट के 4 जो है वो 0 1 1 0 होने वाला है। जब आपको लिखना है तो आपको ऊपर से नीचे नहीं लिखना, जब आपको ये बाइनरी लिखना है ना तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो इसीलिए आपका लास्ट के 4 क्या है 0 1 1 0, एक ही ऑप्शन था जिसमें 0 1 1 0 मेरे पास लास्ट में आ रहा है, तो इसी तरीके से आपको करके आना है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको जो है वो समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग अपने मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 जो भी है। अब ये क्वेश्चन ना मैं सही बोल रहा हूं, मैं आपको 2 बार ये करा चुका हूं अपनी सीरीज में, 2 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोबारा से, जेके एसएसबी का होगा चाहे किसी और एग्जाम का होगा, लेकिन मैं अपने पीवाईक्यू सेशन में इसको 2 बार करा चुका हूं। क्या बोला है उसने, अ मेन फ्रेम कंप्यूटर यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट अ रिलायबल वॉल्यूम ऑफ कंप्यूटेशन कॉन्क्यूरेंटली। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर में पता क्या होता है,
मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में क्या होता है, अब मैं काम कर चुका हूँ इनमें तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में क्या होता है, बहुत सारे टास्क हम लोग एक साथ जो है वो क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मतलब इसमें अगर मैं बात करूँ ना आपको, तो इसमें क्या चलता है, साइकिल्स हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, कि साइकिल्स में टास्क चलते हैं, कि बहुत सारे टास्क हमने शेड्यूल करके रख लिए होते हैं, तो वो टाइम टू टाइम जो है वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं। तो मतलब मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है अपनी पावर यूज करता है टू एग्जीक्यूट ए रिलायबल वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ अ कंप्यूटेशन कॉन्ग्रुएंटली, मतलब एक साथ। तो बिल्कुल सही बात कही है। सुपर कंप्यूटर जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है कि एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़े प्रोग्राम, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों जो है हमारे करेक्ट हैं, तो बोथ 1 and 2। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स की बात हो गई, तो मुझे थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। बच्चा देखो, बच्चा एमसीक्यू ये आंसर देखने नहीं आ रहा, सिर्फ बच्चे की डिमांड ये है कि सर एक्सप्लेनेशन जो है वो बढ़िया है, उसको एक्सप्लेनेशन को वैसा का वैसा ही रखो। तो बच्चा सिर्फ ये नहीं चाहता कि ये मेरा ये है, ये पहला दूसरा करेक्ट हो गया, पहला दूसरा करेक्ट, चलो गया अगले एमसीक्यू पे। ये मेरा मकसद भी नहीं है। ये है कि इससे और क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं। सबसे पहले मेरा क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो पहला क्लासिफिकेशन मेरा होता है बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन किसके, साइज के बेसिस पे मेरा क्लासिफिकेशन होता है कंप्यूटर का। दूसरा मेरा होता है किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन वर्क के बेसिस पे दूसरा क्लासिफिकेशन होता है। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेरा होता है बेस्ड ऑन पर्पस। हो सकता है कई बार ये भी पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ये 3 ऑप्शन दे दिए जाए, चौथा एक और ऑप्शन हो और आपको यहाँ पे कट करना हो, मतलब देखना हो कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो बेस्ड ऑन साइज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास क्या आता है, माइक्रो में ऐसा लिखता हूं, तो माइक्रो कंप्यूटर आता है आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या आता है, मिनी कंप्यूटर आता है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, मेन फ्रेम आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, सुपर कंप्यूटर आता है। ये 4 आपके आगे बेस्ड ऑन साइज। उसके बाद बेस्ड ऑन वर्क आपके पास क्या आ गया, आपके पास बेस्ड ऑन वर्क आपके पास आता है एनालॉग, आता है एनालॉग कंप्यूटर्स। आपके पास आता है डिजिटल कंप्यूटर, और जो दोनों पे काम कर रहे हैं जिसमें आता है हाइब्रिड, ठीक है। जैसे आप कोई हॉस्पिटल में गया हो, अगर किसी का कोई रिश्तेदार बीमार हो, कुछ हो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट स्टिल आप गए हो, तो आपने वो स्क्रीन देखी है जिसपे वो आपका वो चल रहा होता है, नंबर्स भी चल रहे होते हैं, हार्ट बीट टाइप नंबर भी चल रहे होते हैं कुछ वहाँ पे, और वहाँ पे वो ऐसे वो भी चल रही होती है आपकी रेखा जो है, लाइफ रेखा। तो ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, वहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। इसमें डिजिटल और एनालॉग एक साथ दोनों चल रहे होते हैं। बेस्ड ऑन पर्पस की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास क्या होता है, जर्नल पर्पस कंप्यूटर भी होते हैं, और हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी होते हैं। ये आपका पर्पस के हिसाब से क्लासिफिकेशन जो होगी। अब अगर मैं बात करूं अगेन आगे, आपका माइक्रो कंप्यूटर जो है, माइक्रो कंप्यूटर में फर्दर आपकी डिवीजन हो सकती है। जैसे आपका पीसी आ गया, पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद आपका लैपटॉप आ गया, उसके बाद आपका हैंड हेल्ड, ठीक है, हैंड हेल्ड या फिर पाम टॉप जिसको आप बोलते हो, वो इसमें आ गया। उसके बाद मैं बात करूं, तो इसके बाद वर्क स्टेशन भी आ जाता है। कई बार आपको पूछा जाता है कि पीडीए, पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो कि पाम टॉप ही है, ये किसका मतलब किसकी एग्जांपल है, ये माइक्रो कंप्यूटर की क्या है, एग्जांपल है। ये आपको पूछा जाता है कई बार। उसके बाद मिनी कंप्यूटर की बात करूं, तो मिनी कंप्यूटर में आपका आ जाता है सबसे पहला PDP-8। ये याद रखना, PDP-8 हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। PDP-8 जो है मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल है। सिमिलरली अगर मैं मेन फ्रेम पे चला जाऊं, तो मेन फ्रेम में आपका आ गया IBM 370। ये आपको पूछा जा सकता है, ये किसकी एग्जांपल है, मेन फ्रेम की। उसके बाद आपके पास यूनिवैक भी तो है, UNIVAC 1110, ये भी आपकी किसकी एग्जांपल है, मेन फ्रेम की। उसके बाद मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूं, सुपर कंप्यूटर आपको पता है, आप सारे मैंने बता चुका हूं। सबसे पहला क्रेवन आ गया, अपना भारत का कौन सा आ गया, किसने डेवलप किया था, परम है, विजय भाटकर 1991। ये सारी चीज़ें मैं आपको 5, 7, 10 बार बता चुका हूँ। हर लेक्चर में कोई ना कोई क्वेश्चन एक होता है। अभी अगर इंडिया की बात की जाए, तो मैंने आपको बोला था एरावत है, एक बार फिर भी एग्जाम से पहले इसको पढ़ के जाना, हो सकता है कुछ चेंज ना हो गया। उसके बाद अगर मैं ओवरऑल सुपर कंप्यूटर की बात करूं, तो आपको पता है एल कैप्टन इस समय फास्टेस्ट चल रहा है। उसके बाद आपका फ्रंटियर है, उसके बाद आपका फुगाकू है, इस तरह से। और जर्मनी का जो है वो फोर्थ सुपर कंप्यूटर अभी बन गया है रिसेंटली, थोड़े दिन पहले। तो ये चीज़ें जो है आपको मतलब काम करेंगी, आपका हेल्प करेंगी, और मेरा मकसद यही है कि आपको हेल्प करना। आप लोग जितने हो सके उतने आप लोग टेस्ट सीरीज मार्क करो। आप लोग कहाँ से लगाओ, मैंने आपको बहुत बार बोला है, टेक्स्ट बुक से आप लोग ले लो, अपना पास ले लो, या आपको किसी इंस्टीट्यूट की लेनी है टेस्ट सीरीज, तो उसकी ले लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। आप टेस्ट लगाओ, आपके क्वेश्चन जो है वो लगने चाहिए। अगर आपके लग रहे हैं, इसका मतलब सही आपका किया जा रहा है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूं, किसका, विंडो स्प्लिट का। हमने पहले क्वेश्चन किया था जिसमें विंडो स्प्लिट का क्वेश्चन आया था। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इन MS वर्ड इज यूज्ड टू रिमूव द विंडोज स्प्लिट। मतलब आपने कभी देखा होगा अगर, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल वो होता है ना, वो रिबन, क्या बोलते हैं उसको, रिबन नहीं सॉरी, वो स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर ना ऐसे एक डैश सी बनी होती है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। ये क्या करते हैं, आपको आपकी विंडो को स्प्लिट कर देते हैं। मान लो कि आपने
आपकी एक आप कुछ वर्ड में काम कर रहे हो और उसमें 15-20 पेजेस हैं, आप चाहते हो कि मुझे एक पहले पेज से कुछ रेफरेंस लेना है, कुछ कंपैरिजन करना है और मुझे अभी 15th पेज में लिख रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, बार बार स्क्रॉल करके पहले पेज पे जाओगे, फिर बार बार आप 15 पेज पे आओगे, ये तो काम नहीं कर सकते। इसलिए आप क्या करते हो, विंडो को क्या कर लेते हो, स्प्लिट। विंडो को जब स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे आपका अलग से क्या आ जाएगा, स्क्रॉल बार आ जाएगी, यहाँ पे अलग से स्क्रॉल बार आ जाएगी। ये वाला पेज आप फर्स्ट पेज पे रख सकते हो, ये वाला आप 15 पे रख सकते हो, यहाँ पे आप कंटिन्यूसली लिख सकते हो कंपैरिजन टू फर्स्ट के साथ कंपैरिजन करके, ठीक है। अब वो करते कैसे, एक तो ये था कि यहाँ पे जो है उसको दबाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, क्या था ये, हाँ, स्प्लिट जो है वो ओपन हो जाएगा, मतलब स्प्लिट, विंडो स्प्लिट हो जाएगी। अब ये शॉर्टकट क्या है विंडो स्प्लिट का, ये तो हो गया कि मतलब इससे। अब विंडो स्प्लिट का अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो विंडो स्प्लिट का शॉर्टकट जो है वो किसके बराबर होता है, वो है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस। ये होता है क्या, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको विंडोज स्प्लिट करनी है तो, ठीक है, स्प्लिट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे रिमूव करना है, मुझे स्प्लिट नहीं करनी, मुझे अगर पहले से स्प्लिट है मुझे वो रिमूव करनी है। तो रिमूव करने के लिए मेरा शॉर्टकट क्या है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, याद रखना, हो सकता है ये भी आपका पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसके अलावा आप लोग कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस दोबारा दबाओगे ना अगर एक बार, तो दोबारा से आपका क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। मतलब ये दोनों तरीके के हैं, आपके हटाने के काम आ सकते हैं। ये आपका स्प्लिट भी करेगा, दोबारा से ये दबाओगे तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हट भी जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन आपका था नहीं इसमें, इसमें ऑप्शंस में कंट्रोल अल्ट एस नहीं था ऑप्शन में। अगर ये होता और ये नहीं होता, मान लो अल्ट शिफ्ट सी नहीं होता, कंट्रोल अल्ट एस होता, तब भी आपका ये सही आंसर होता। क्यों, क्योंकि स्प्लिट करने के भी और स्प्लिट हटाने के भी, जब दूसरी बार दबाओगे इसको तो ये स्प्लिट हटाने के भी काम आएगा, याद रखना इस चीज को। इसके बाद अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप लोग व्यू टैब में जाओगे, ठीक है, व्यू टैब में जाके आप लोग क्या कर सकते हो, स्प्लिट पे क्लिक कर सकते हो, तब भी आपका स्प्लिट जो है वो हट जाएगा। आशा करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ आ रही होंगी, अच्छा आपको लग रहा होगा। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर जो है वो कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो सेशन को, शेयर जो है वो कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, अभी लास्ट सेशन में भी आपको मैं बता चुका था ये क्वेश्चन, उससे पहले मैं 3-4 बार आपको ये चीजें बता चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट कंबाइंस नेम्स एंड एड्रेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। कौन सा ऐसा है जो कि क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा प्रोसेस है जो कि कंबाइन करता है नेम्स एंड एड्रेस को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसको बोलते हैं हम मेल मर्ज बोला जाता है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपको पूछा जाए कि ये किस टैब के अंदर आता है तो आपको ये याद रखना है एक इसकी चीज कि आपको मेलिंग टैब, ठीक है, एमएस वर्ड में एक टैब होता है क्या, मेलिंग टैब। मेलिंग टैब के जब खोलोगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा क्या, मेल मर्ज दिख जाएगा। ये आपको चीजें जो है वो याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज और करेक्ट फॉर ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। पहले तो ओपन करना है एंड उसके बाद सिलेक्ट करना है आपको टेक्स्ट को वर्ड में। तो पहले तो क्या करना है, ओपन। तो आपको पता है कि ओपन कैसे करते हो आप, इंसर्ट से तो ओपन नहीं करते, ओपन आप फाइल सेक्शन में जाते हो सबसे पहले। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, सबसे पहले आप फाइल सेक्शन में जाते हो। आपको न्यू डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है, उसने बोला है कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट। फाइल में जाके डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे, जैसे ही डॉक्यूमेंट हो गया, ओपन हो गया, उसके बाद आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके माउस को ड्रैग करोगे, जितना आपको सिलेक्ट करना है उतना आप कर लोगे आराम से। समझ आ गया आपको, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ मतलब वो था नहीं खास। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपैटिबिलिटी चेकर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब कंपैटिबिलिटी चेकर आप रियल लाइफ में भी तो करते हो, ठीक है, शादी करते वक्त। अभी तो हुई नहीं होगी आपके, वैसे अगर जॉब नहीं लगी है तो फिर तो दिक्कत है। लेकिन कंपैटिबिलिटी चेक क्या चीज़ है कि आप लोग देखते हो कि हम लोग कंपैटिबल हैं भी हैं एक दूसरे के साथ के नहीं, कि वो कहीं पुराने ख्यालातों का तो नहीं, क्या वो कोई नए ख्यालातों की तो नहीं। तो वो चीज़ें चेक करते हो ना। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी क्या होता है कि कई बार हमारे जो वो होते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हो सकता है पुराने वर्जन्स में बने हों, या फिर अगर नए डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम पुराने एमएस वर्ड के वर्जन्स में ओपन कर रहे हैं। तो कंपैटिबिलिटी चेक हमारा क्या करता है, एंश्योर करता है कि डॉक्यूमेंट जो है, एक सेकंड रुको जरा, ये नहीं है, मोबाइल व्यूइंग के लिए नहीं है। वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है फीचर्स को डॉक्यूमेंट में दैट माइट नॉट बी सपोर्टेड इन द अर्लियर वर्जन्स ऑफ वर्ड। मतलब ये क्या है, एक ऑटोमेटिक फीचर है। इन केस मैं आपको क्या बताता हूं यहाँ पे, ये एक ऑटोमेटिक फीचर है जो कि क्या देखता है कि ये देखता है कि अगर आपकी फाइल पुराने वर्जन्स की है तो नए में उसमें कुछ जो ऐड हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या कर देता है, वो उसको रिप्लेस कर देता है। मतलब ऑटोमेटिकली आपके फीचर्स जो है वो नए वाले उसमें ऐड हो जाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि पुराने वाली फाइल में कुछ आपने अगर ऐसा ऐड किया तो वो नई वाली में आए ही ना। अगर आपका डॉक्यूमेंट है जैसा पुराना था वैसा का वैसा ही आपको नया दिखेगा। वो किसका काम है, आपका कंपैटिबिलिटी चेकर का काम है।
इन शॉर्ट आप ऐसा याद रख सकते हो कि ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है जैसा वो पिछले वर्जन्स में था पुराने में, वैसा ही आपको वो नए में दिखे, कुछ उसमें चेंजेस आपको ना दिखे। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाउ कैन यू कस्टमाइज द ऑटो करेक्ट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ये तो सबको पता है कि ऑटो करेक्ट क्या चीज़ है, आपको आपके ये तो फोन में भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो बात छोड़ो, अभी फिलहाल आपके फोन में भी तो होता है कि आप कई बार क्या होता है कि आप लोग ने कुछ लिखना स्टार्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट लेटर को क्या कर देता है, कैपिटलाइज कर देता है। उसके बाद कुछ मिस्टेक हो, अगर मतलब कुछ आप लिख रहे हो उसमें आपकी मिस्टेक हो तो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता है, सही। तो ये आप कैसे कर सकते हो, एमएस वर्ड में उसको कैसे कर सकते हो, उसको आप बाय क्लिकिंग ऑन फाइल पे क्लिक करने के बाद ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शन में जाने के बाद प्रूफिंग में जाओ, उसके बाद क्या जाओ, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, वहां से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, एसेस कर सकते हो, जो भी आपको चेंजेस करनी है यहां से कर सकते हो। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच फीचर इन एमएस एक्सेल अलाउज यूज टू गैदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट्स इनटू अ मास्टर वर्कशीट। मतलब बहुत सारी हमारे पास वर्कशीट्स होती हैं, उसमें से सबको डेटा को उठा के एक मास्टर वर्कशीट में लेना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा फीचर है, कंसोलिडेट फीचर जो है हमारा इसमें हेल्प करता है। ज़्यादा इसमें बढ़ने की जरूरत हमको है नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या बोल रहा है, अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको कल एक करा चुका, कल एक सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया, क्या कराया था कल मैंने आपको बताया था, किसके बारे में, गो टू डायलॉग बॉक्स के बारे में बताया था, याद करो। जब मैं ये क्वेश्चन क्या था लास्ट टाइम कि व्हेन अ रेंज ऑफ सेल्स इज सिलेक्टेड, जब हम एक सेल की रेंज को एमएस एक्सेल में सिलेक्ट कर देते हैं तो बताओ प्रीवियस सेल में जाने के लिए कौन सा हमारा शॉर्टकट की जो है वो यूज होती है। वैसे तो वो क्या था, उसका आंसर शिफ्ट प्लस टैब था, लेकिन उसमें ऐसा ऑप्शन कोई था नहीं, तो उसमें मैंने बोला था कि अगर आप गो टू का ऑप्शन है, गो टू क्या होता है, कंट्रोल प्लस जी, तो अगर गो टू का ऑप्शन है तो उसमें भी हम लोग पर्टिकुलरली किसी सेल पे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा कंट्रोल प्लस जी किसका है, गो टू का है, तो आपको इसका मतलब 3 का क्या आने वाला है, 1। जब 3 का आपको पता है 1 आने वाला है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। तो ये चीजें मैंने आपको बोला था आपकी बहुत हेल्प करेंगी, एलिमिनेशन तरीका आपका बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको ये तो पता चल गया कि 3 का क्या है, 1 का क्या होने वाला है, 2। तो इसका मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर क्या है, अप्लाई करेंसी फॉर्मेट टू सिलेक्टेड सेल। अब डॉलर यहां पे आ गया तो ऑटोमेटिकली आप लोग यहां पे तुक्का भी लगा सकते थे कि ये करेंसी फॉर्मेट लगा देता है सेल, जो सिलेक्टेड सेल होते हैं उसको। कंट्रोल प्लस एरो की, ये तो आपको वैसे भी पता है कि एरो की किसके लिए होती है, मूव करने के लिए, या तो हम लोग ऊपर मूव कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, साइड पे कर रहे हैं, कहीं पे कर रहे हैं। नेविगेट टू द लास्ट यूज्ड सेल इन द करंट कॉलम, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, याद रखना ये चीज़, किसी भी तरीके से आपको ये चीज़ें अब पूछ सकते हैं आगे। हो सकता है आपको ये मैच द फॉलोइंग में नहीं तो यही पूछ लिया जाए कि कंट्रोल प्लस एरो की जो है वो किसका शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर जो है वो किसका शॉर्टकट है, यही आपको एज अ शॉर्टकट की भी पूछ सकते हैं। आपके लिए अब ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी, ये भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज टू रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम इन एमएस एक्सेल। जब भी हमको करंट डेट या टाइम चाहिए होती है एक्सेल में, हम लोग नाउ फंक्शन का यूज करते हैं, याद रखना, क्योंकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि मैं डेट होगा या टाइम होगा। ये क्या है, डेट एंड टाइम दोनों, तो आपको नाउ फंक्शन जो है वो यूज होगा। और जब भी हमको फंक्शन लिखना होता है एक्सेल में तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इक्वल्स टू का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग इस तरह से लिखेंगे नाउ करके, जो भी हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, समझ आया आपको, आगे बढ़े। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जो है वो कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भी पढ़ने का मौका मिले। ये मत सोचा करोगे सर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो नंबर ले जाएंगे, अगर हम उनको शेयर करेंगे तो बच्चे जो है नंबर ले जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई सीट आपके नहीं मार सकता और कोई उनकी सीट नहीं मार सकता। अपनी अपनी किस्मत है, अपने अपनी पढ़ाई है, अपने अपना वहाँ पे दिमाग है। एग्जाम में जितना आप लोग चला पाओगे, ये है कि आप लोग किसी की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। तो अब आप देख लो अपने हिसाब से आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपके काम का नहीं है, तो इसीलिए इसको छोड़ के हम लोग बढ़ते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ अ डेटा शीट इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा शीट, अब देखो जैसे आपकी वर्कशीट होती है किसमें, एक्सेल में। ठीक है, वर्कशीट किसमें होती है, एक्सेल में। वैसे ही आपकी डेटा शीट किसमें होगी, डेटाबेस में। ठीक है, वैसे ही आपकी डेटा शीट जो है वो किसमें होगी, डेटाबेस में। ठीक है, अब जो काम वर्कशीट का है एक्सेल में, वही काम डेटा शीट का है किसमें, डेटा में। वर्कशीट में क्या होता है, आपके जो भी डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होता है। तो सिमिलरली इट अलाउज यूजर टू व्यू डेटा इन रोज एंड कॉलम्स सिमिलर टू द स्प्रेडशीट। जैसे आपका स्प्रेडशीट में होता है एक्सेल में, वैसे ही आपका डेटा शीट में होगा किसमें, डेटाबेस में। तो इसी का मतलब इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 10 से 12 बार मैं कम से कम आपको, आई थिंक ये 10 से 12 में तो ज़्यादा हो गया शायद,
5-7 बार तो मैं आपको ये चीज़ें करा चुका हूँ कि होम क्या होता है, कंट्रोल होम क्या होता है, एंड क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंड क्या होता है, डाउन क्या होता है, पेज डाउन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। अब देखो, आपको अगर इसमें से कोई एक भी आता है, कोई एक ऑप्शन भी आता है, तब भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि मान लो आपको पेज डाउन आता है, ठीक है, अगर आपको याद है पेज डाउन, तो पेज डाउन क्या होता है कि एक स्क्रीन से ये क्या कर देता था, कर्सर को डाउन कर देता है। कर्सर मतलब कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक्सेल की बात की जा रही है। तो इसमें ये मतलब जैसे सपोज आप ये पहले सेल पे हो, ये आपका पेज का लास्ट सेल है, तो जब मैं पेज डाउन दबाऊंगा ना, तो ये क्या कर देगा, पूरी की पूरी स्क्रीन पे जो आपको शो हो रहा था ना, उससे नीचे चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट स्क्रीन पे एक स्क्रीन आपको नीचे चला के ले जाएगा, ये एक स्क्रीन नीचे। तो पेज डाउन का क्या मतलब हुआ, एक स्क्रीन नीचे। मूव्स द एक्टिव सेल डाउन बाय 1 स्क्रीन। तो अगर आपको कुछ ना पता हुआ, एक भी ऑप्शन पता हुआ, 3 का क्या है, पहला। जब 3 का पहला है तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 का क्या होगा, पहला। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो अब देखो, होम और कंट्रोल होम, इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों जो है हमें होम तक लेके जाएंगे, लेकिन एक जो है हमें सिर्फ एक कॉलम तक लेके जाएगा, एक जो है हमें पूरा बिगनिंग तक लेके जाएगा, ठीक है। तो जो बिगनिंग तक लेके जाएगा वो कौन सा होता है, हमारा कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम क्या करता है, बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट तक हमको लेके जाता है। अब यहाँ पे एक्सेल है तो बिगनिंग ऑफ द एक्सेल तक लेके जाएगा, तो मूव्स द एक्टिव सेल टू द बिगनिंग ऑफ द एक्सेल, ठीक है। और होम क्या होता है, वो एक सेल ऊपर, ठीक है, मूव्स द एक्टिव सेल टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द करंट रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में लेके जाएगा। और ये कहाँ पे लेके जाएगा, पहली लाइन में, मतलब पहला सेल में, वर्कशीट का जो पहला सेल था बिगनिंग में, वहां तक लेके जाएगा। सिमिलरली वर्ड के लिए भी होता है कि एक तो होता है कि होम की बात करूं तो ये होता है कि पहली लाइन के पहले स्टार्टिंग में लेके जाएगा, और कंट्रोल प्लस होम जो है वो आपको पूरा ऊपर तक वर्कशीट वर्ड का पहले अल्फ़ाबेट तक लेके जाएगा। इसीलिए इसी तरीके से आप एंड और कंट्रोल प्लस एंड ये सारी चीज़ें देख सकते हो, याद रख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MS एक्सेल इज करेक्ट। इसमें से MS एक्सेल के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली है, MS एक्सेल ओनली सपोर्ट्स द .xls फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग डेटा। अब अगर आपको याद है .xls जो है सिर्फ यही सपोर्ट नहीं करता, और ये एक्सेल जो है .xlsx जो है वो भी सपोर्ट करता है। उसके बाद .xlsm जो है वो भी सपोर्ट करता है, .xlsb भी जो है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट है, मैं कितने लिखूंगा, .xls तो है ही है, उसके बाद .xlt भी है, .xml भी है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट है जो एक्सेल जो है वो सपोर्ट करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ XLS की बात की गई है, तो इसीलिए ये क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ। मुझे बोला है कि ट्रू कौन सा है इसमें से। नेक्स्ट है हमारे पास, पिवट टेबल्स इन MS एक्सेल आर यूज्ड टू क्रिएट ओनली चार्ट्स। तो ये भी हमारे पास जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये टेबल जो है सिर्फ और सिर्फ चार्ट बनाने के काम नहीं, ये हमारे बहुत सारे काम, जैसे समराइज करते हैं डेटा को, एनालाइज करते हैं डेटा को, जो कम्प्लेक्स डेटा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिंपल डेटा में कन्वर्ट करना, या बहुत सारी चीज़ें हमारी और भी ये सपोर्ट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली चार्ट्स वाला हो। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन, MS Excel allows user to automate tasks using built-in functions and macros। ये बिल्कुल सही है कि हमारे में MS Excel में क्या होता है, built-in functions होते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फंक्शन देखा, क्या, नाउ फंक्शन देखा, जो कि क्या करता है, डिस्प्ले करता है डेट एंड टाइम। एक हमने एक बार LEN फंक्शन देखा था जो कि लेंथ काउंट करता है। और मैक्रोज हमको पता है क्या होते हैं। हमने क्या किया, हमको मतलब सपोज कर लो कि हमको कोई पर्टिकुलर चीज़ करनी है, कुछ उसके स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं, और वो हमको बार बार करनी है। तो क्या हम वो 5 स्टेप्स हर एक में बार बार करेंगे? क्या नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार इसका मैक्रो बना लेंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। मैं ऐसे सिंपलर फॉर्मेट में समझाता हूँ आपको। मैं क्या कर लूंगा, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा कि पहले मेरा स्टेप ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। उसका मैं क्या बना लूंगा, एक कोई शॉर्टकट की बना लूंगा। क्या बना लूंगा, इसका शॉर्टकट बना लूंगा, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, मैक्रो बोलता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम जब मुझे यही पूरा प्रोसेस करना होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट जो मैंने शॉर्टकट इसका जो मैंने मैक्रो बनाया होगा वही कमांड में चलाऊंगा, डायरेक्ट मेरा ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है परफॉर्म होकर आ जाएगा। तो ये हमारा अलाउ करता है MS एक्सेल, वर्ड भी अलाउ करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये सही हो गया तो ऑब्वियसली आगे क्या होंगे, आगे सारे गलत ही होंगे। ठीक है, समझ आया आपको। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं किसमें, 18 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अ डोनट चार्ट इन एक्सेल इज सिमिलर टू अ। अब देखो, कई बार आपने देखा होगा ना, डोनट चार्ट है क्या, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा पाई चार्ट, आपको पता है कि ऐसे क्या होता है, आपके पास चार्ट होता है। कई बार आप इलेक्शन कमीशन की साइड पे जाओ या कहीं पे जाओ, वहाँ पे बताते हैं ना कि भैया बीजेपी है, ये सारा एरिया आपका किसका आ गया, सीट के हिसाब से ये बीजेपी का आ गया। ये आपकी कहीं पे कांग्रेस दिख गई, ये आपकी कोई और आप दिख गई पार्टी, ये कोई और दिख गई। तो ये चार्ट हमारा कौन सा होता है, ये हमारा होता है पाई चार्ट।
ठीक है, कौन सा होता है, पाई चार्ट होता है। अब ऐसे ही हमारा डोनट चार्ट भी होता है एक्सेल में। इसमें क्या है, ये इसका देखो, ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो भरा हुआ है सारा, लेकिन जो हमारा डोनट चार्ट होता है उसमें अंदर वाला हिस्सा खाली होता है, मतलब हॉलो होता है। ये किस तरह का चार्ट होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो इस तरह का चार्ट है, इसमें क्या बताया जाता है इस तरीके से, जैसे ये है, यहाँ बता दिया जाएगा कि ये जो है, ये जो पार्ट है वो है बीजेपी का, ये जो है मान लो कांग्रेस का है, ये जो है वो आम आदमी पार्टी का है, ये किसी और पार्टी का है, इस तरह से। तो इसका पार्ट क्या, अंदर वाला पार्ट क्या होता है, हॉलो होता है, और इसके साइड पे ऐसे हमको चीज़ें दिखती हैं। तो ये सिमिलर है किससे, पाई चार्ट की तरह ही। तो MS एक्सेल में जो डोनट चार्ट है वो सिमिलर होता है किसके, पाई चार्ट की तरह। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ जो है वो आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पज, प्राइमरी पर्पज ऑफ द स्पार्क लाइन इन अ वर्कशीट। अब देखो कई बार आप बोलते हो ना कि सर ये तो हमने अभी कभी आपने पढ़ा स्पार्क लाइन, जब आपने वर्कशीट पढ़ा, जब आपने एक्सेल पढ़ा, किसी ने पढ़ाया आपको स्पार्क लाइन क्या है, अगर तो पढ़ाया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार आप बोलते हो ना सर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए थे, एक्स्ट्रा नहीं है, JKSB ने अब ये एक बार डाल दिया ना, अब जब एक बार डाल दिया तो JKSB दोबारा किसी ना किसी पेपर में ये चीज़ें रिपीट करेगी। तो स्पार्क लाइन क्या चीज़ है, कई बार आप देखते हो कि ये आपका क्या है, ये आपकी एक्सेल शीट है मान लो, ठीक है। अब मैं इस तरीके से इसको बना लेता हूँ, ये आपकी क्या है, एक्सेल शीट है, मतलब वर्कशीट है कोई। इसमें मैंने क्या किया, कई बार आप क्या करते हो, यहाँ पे आपका होता है मान लो रोल नंबर आपने लिखा, यहाँ पे आपके होते हैं नेम, यहाँ पे आपके होंगे मार्क्स, ठीक है। अब आपने लिखा रोल नंबर 1, नेम है इसका सपोज A। अब आप बताओगे कि इसके मार्क्स आउट ऑफ 500 क्या है, तो जब आप उसको आउट ऑफ 500 ऐसे ना लिख के कि 450 है, 470 है, उसको क्या करते हो, चार्ट के हिसाब से, मतलब यहाँ पे आप क्या कर पाओ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर पाओ, क्या कर पाओ, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कहाँ पे, सेल्स में ही, ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर पाओ, मतलब चार्ट्स वगैरह आप लोग बना पाओ, कहाँ पे, सेल्स के अंदर ही जब बना पाओ, तो उसका काम क्या है, वो किसका काम है, हमारा स्पार्क लाइन का काम है। तो इसका क्या काम है, तो डिस्प्ले अ टाइनी चार्ट्स विद इन अ सेल फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आप लोग चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, नेट पे जाके इसको थोड़ा सा सर्च कर सकते हो कि स्पार्क लाइन क्या चीज़ है। जैसे आप इमेजेस पे जाओगे आपको वहाँ पे दिख जाएगी, एक भी कोई ऐसी इमेज देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। समझ आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 वैसे तो हमारे काम का है नहीं, बट क्योंकि आसान है तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पूछने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। विच फॉर्मूला इज यूज इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट द सम ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज इन कॉलम D। पहले तो सबसे पहले कॉलम D है, तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा आपका कॉलम D के रिलेट होगा। स्पेसिफिकली फ्रॉम रो 11 टू 16, मतलब हमको सम करना है रो 11 से लेके रो 16 तक। ये 11th होगी, ये 12th होगी, 13, 14, 15, 16 तक हमको क्या करना है, सम करना। तो आप कैसे लिखोगे, D11 से लेके मतलब यहाँ पे क्या लगाओगे, कॉलन लगाओगे, कहाँ तक, D16 तक। तो ये आपका आंसर होने वाला है, और सम करना है तो आपका सम फंक्शन यूज होने वाला है। इक्वल्स टू से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही। और क्या आएगा, D11 से लेके D16 तक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बढ़ा जाए 21वीं सदी पे। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट SQL डेटाबेस। ये आपके काम का है नहीं, बट SQL की कई बार फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब होता क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है कि हम लोगों के पास टेबल्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बनी हुई होती है, डेटाबेस में डिफरेंट डेटा होता है, तो वहाँ से डेटा निकाल के लाना, उस निकाल के लाने के लिए हम लोग एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो अगर आप यहाँ पे देखा भी जा सके, अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल, हाँ, अ व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट सेट ऑफ SQL क्वेरी। तो मतलब इसका क्या काम है कि SQL क्वेरी हमारे पास होती है, क्वेरी मतलब वही प्रोग्राम टाइप, एक लाइन हम लिखते हैं, तो वहाँ से हम लोग क्या लेके आते हैं, डेटा लेके आते हैं। तो मतलब मार्क कर लो, बट ये आपके लिए है नहीं। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉरेन कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। याद करो, कल मैंने आपको बताया था एक DBMS की बात की गई थी, और मैंने बताया था स्पेसिफिकली इसको क्या बोला जाता है, RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कल बताया था कि नहीं बताया था, बताया था कल, मतलब पुराना सेशन जो हुआ था 5 पेपर्स वाला, उसमें क्वेश्चन किसका था, उसमें की के बारे में क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पे क्या है, की ही है, लेकिन फॉरेन की के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या बोल रहा है कि डेटाबेस में फॉरेन की जो है उसमें क्या ट्रू है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज ट्रू है। तो फॉरेन की क्या करती है कि दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करती है। क्या, दो टेबल के बीच में फॉरेन की क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कहीं भी एक बार देखा हो तो आपको कई बार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगले पे हम बढ़ते हैं 23। ये देखो ये है इंपॉर्टेंस। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे रिलेटेड था नहीं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ आप किसको क्या कर लो, इसकी आप ये याद रख लो, फुल फॉर्म कभी कभार पूछी जाती है। वही क्वेश्चन आपको 23 पूछ लिया गया, SQL किसके लिए स्टैंड करता है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, याद रखना। अब आपको पूछा जा सकता है। अगले पे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपके काम का नहीं है 24, तो बढ़ते हैं हम लोग 25 पे। याद करो,
जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, एक्सटेंशन पढ़ाई थी, मैंने आपको ऑडियो की बताई थी, मैंने आपको इमेजेस की बताई थी, मैंने आपको वीडियो की बताई थी, मैंने आपको बाकी सब चीज़ों की मतलब जितनी भी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट की, टेक्स्ट की, सब चीज़ें की आपकी मैंने क्या बताई थी, एक्सटेंशन बताई थी। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर सेविंग पेंट ब्रश फाइल्स इन विंडोज़। पेंट ब्रश फाइल्स के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन कौन सी है हमारी, BMP मतलब क्या होता है BMP का, मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी। अब देखो मैं दोबारा थोड़ा सा आपके लिए लिखने जा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो याद रखना, अब आगे याद रखना, अब आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा। सबसे पहले टेक्स्ट फाइल की, एक फाइल एक्सटेंशन की मैं बात करूँ तो .doc आपकी टेक्स्ट फाइल है, सारे नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मतलब वही जो आपको पूछे जाते हैं। जैसे .pages भी कई बार पूछा जाता है, ये भी क्या आपकी फुल फॉर्म है किसकी, टेक्स्ट फाइल की। उसके बाद आपका आ गया .txt, ये भी आपकी टेक्स्ट फाइल है। .wps आपको पता है, WPS सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी हैं, जैसे .log है, लॉग फाइल्स, .docx भी है, ये भी हमारी मतलब मैक्सिमम हमारी टेक्स्ट फाइल्स में यूज़ होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इमेज वालों की, ठीक है, इमेज फाइल जो है उसकी एक्सटेंशन, क्योंकि आपको बहुत बार पूछा जाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। सबसे पहले आएगा .bmp जो कि अभी पूछा गया, बिट मैप इमेज फाइल, क्या होगा, बिट मैप। अब मैं सारा लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो मैं क्या करता हूँ आपको बोलते जाता हूँ, आप लोग इसको साथ साथ नोट करते जाना। उसके बाद क्या पूछा जाता है, .gif आपको पूछा जाता है। GIF क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल। उसके बाद आपको पूछा जाता है JPEG, आपको पूछा जाता है JPEG क्या है, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके बाद आपको .jpg पूछा जाएगा, उसके बाद आपको .png पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें, PNG क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ वीडियो फाइल पे, वीडियो वाले की एक्सटेंशन पे आ जाओ। वीडियो की अगर मैं बात करूं तो कुछ एक्सटेंशन, ऐसे तो बहुत सारी हैं, कुछ जैसे .avi आपको पूछा जाएगा, ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल, ठीक है, ये किसके लिए है, वीडियो के लिए। उसके बाद आपको पूछा जाएगा .mp4 आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा .mov, कई बार पूछा जाता है, .wmb, ये बहुत बार पूछा जाता है। .wmb मतलब विंडो, ये मैं लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, विंडो मीडिया वीडियो फाइल, बहुत बार पूछा जाता है .wmb, वीडियो की भी हो गई आपकी। उसके बाद मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी ऑडियो की बात कर लेता हूँ। ऑडियो में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आपकी, ऑडियो में जो आपको मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है .wma आपको पूछा जाता है, .wma जिसको क्या बोला जाता है, विंडो मीडिया ऑडियो फाइल। जैसे ये था ना .wmb विंडो मीडिया वीडियो फाइल, ये विंडो मीडिया ऑडियो फाइल है, क्या है, विंडो मीडिया ऑडियो फाइल, ये पूछा जाता है। उसके बाद आपको पूछा जाता है .mp3 आपको पूछा जाता है, MP3 ऑडियो फाइल। उसके बाद कई बार आपको .wav, ये भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, वेव ऑडियो फॉर्म, याद रखना, वेव ऑडियो फाइल, ये याद रखना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी वैसे बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आ रहा है तो एक बार मैं आपको फाइनली फिर से रिवाइज कराना चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, जो कि आपके काम का नहीं है, तो हम लोग सीधा आगे मूव करते हैं इसके अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फुल फॉर्म ऑफ IMEI स्टैंड फॉर इन मोबाइल कम्युनिकेशन में IMEI क्या चीज़ है। तो IMEI है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कहाँ पे है, आइडेंटिटी हो या फिर आपको कई बार आइडेंटिफायर भी होगा, तो भी चीज़ें याद रखना। देखो जैसे आपको मैंने बताया था URL होगा, या फिर आपको क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर भी होगा, तब भी आपको क्या करना है, मार्क करके आना है, दोनों सही है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका आइडेंटिफायर होगा या फिर आपका आइडेंटिटी होगा, दोनों आपको क्या करने हैं, मार्क करने हैं। इसीलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब इसका काम क्या है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ ये एक है 15 डिजिट का आपका कोड, क्या है, 15 डिजिट का ऐसा कोड है जो कि एक्ट करता है एज अ फिंगरप्रिंट, ठीक है, एक्ट क्या करता है, एज अ फिंगरप्रिंट। मतलब ये ऐसा समझ लो कि मोबाइल का फिंगरप्रिंट ये है, ठीक है, डिवाइस का जो है वो फिंगरप्रिंट क्या है, ये। अब कई बार आपको आपने देखा होगा मोबाइल जो है वो चोरी हो जाते हैं, तो इसकी वजह से, मतलब IMEI कोड की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में, मतलब वो एक जब फ़ोन नया नया बन के आता है तो वहाँ पे ऐसे मतलब एक बारकोड टाइप का लगा होता है, कुछ चिट सी लगी होती है वाइट सी, उसमें EMI नंबर लिखा होता है आपका, कई बार डब्बे पे बाहर EMI नंबर लिखा होता है, तो वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका फ़ोन खो जाए, कुछ हो जाए, तो आपका क्या होता, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 32 पे, जो कि आपके काम का बिल्कुल नहीं है।
तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, जो कि दोबारा आईटी पॉलिसी है, आपके काम का नहीं है, तो मैं देखता हूँ आगे क्वेश्चन। रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके काम का क्या था, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क्स ऑन डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे मेन चीज पकड़ने वाली थी क्या, मेन चीज थी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, क्योंकि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा, बच्चा दो चीजों में कंफ्यूज होगा, एक यहाँ पे होगा किसमें, ब्रिज में, एक यहाँ पे होगा गेटवे में। अब ब्रिज क्या चीज़ है और गेटवे क्या चीज़ है, दोनों मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले तो हमारे पास बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, जैसे सबसे पहले तो मेरे पास आ गया मॉडम, उसके बाद मेरे पास आ गया क्या, स्विच, उसके बाद मेरे पास आ गया क्या, हब, उसके बाद आता है मेरे पास गेटवे, उसके बाद आता है ब्रिज, उसके बाद आता है रिपीटर। तो ऐसे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है, बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस है। यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्रिज की बात करूँ तो ब्रिज क्या है, ब्रिज क्या चीज़ है, ये कनेक्ट करने के काम आता है। सर किसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करता है किसको, वन लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर। ठीक है, एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से, लेकिन इन सेम प्रोटोकॉल, इन सेम नेटवर्क, मतलब वो दोनों सेम नेटवर्क में होने चाहिए, या फिर उनका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम प्रोटोकॉल होना चाहिए, मतलब सेम सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, डिफरेंट प्रोटोकॉल, तो इसीलिए आंसर ब्रिज नहीं हो सकता था, आंसर है इसका गेटवे। इसीलिए आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 ओनली, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब आपको ब्रिज का पता चल गया, गेटवे का पता चल गया। गेटवे का अब मैं बात करूं तो क्या करता है, टू डिसिमिलर नेटवर्क, क्या बोलूंगा मैं, टू डिसिमिलर नेटवर्क्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, या फिर दो ऐसे नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है जिनके प्रोटोकॉल्स क्या हो, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो। ये अब आपका पॉइंट जो है आपको रट जाना चाहिए, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स मतलब जी, ठीक है, DPG ऐसे याद रखो। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं तो मतलब गेटवे कनेक्ट करेगा, सेम प्रोटोकॉल्स हैं तो मतलब ब्रिज कनेक्ट करेगा। ठीक है, याद रखना अब आप चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38th क्वेश्चन। ऑल दो मुझे नहीं लगता कि आपको ये आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से भी हम लोग अपने टाइप का क्वेश्चन निकाल लेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज आर यूज इन द इंटरनेट। इंटरनेट में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले HTTP तो आपको पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसा लग गया होगा तो सिक्योर हो जाएगा। DNS आपको पता होगा, डोमेन नेम सिस्टम, ये दो चीज़ें आपको पता होंगी। आपको ये क्या नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा DHCP। तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता दूँ, DHCP क्या चीज़ है, ये है डायनामिक। ये चीज़ें याद रखना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट फॉर्म में सही, फुल फॉर्म में सही, कुछ ना कुछ आपको आंसर दे जाएंगी। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। क्या करता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये यूनिक जो है IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूनिक IP एड्रेस प्रोवाइड करता है टू ए पर्टिकुलर डिवाइस। ठीक है, अपने हिसाब से लिख लेना इसको, पर्टिकुलर डिवाइस को यूनिक IP एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब कौन कौन से हमारे यूज़ होते हैं ये प्रोटोकॉल्स इंटरनेट के लिए, तो सारे 1 2 3 तीनों हमारे यूज़ होती हैं। अब DNS के बारे में मैंने आपको बताया था, डोमेन नेम सिस्टम, ये क्या करता है, डोमेन नेम को, ठीक है, DOMAIN, डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है किस में, IP एड्रेस में। ठीक है, डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है किसमें, IP एड्रेस में। हो सकता है आपको पूछ लीजिए, ऐसे हमारे बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स भी आते हैं, काफ़ी सारे मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी सारे और भी आते हैं, इनकी जरूरत है नहीं, टाइम टू टाइम जैसे आएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग चलते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल। अब ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसका हमको मतलब इतनी जानकारी ज़रूरत है नहीं, इतना याद रखो कि एक सिक्योर और अथेंटिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल जो है वो एस्टेब्लिश करता है। क्या करता है, अथेंटिकेटेड और सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। ये इसका क्या है, मेन फंक्शन किसका, इंटरनेट की एक्सचेंज प्रोटोकॉल का। आशा करता हूँ आपको ठीक लगा होगा, समझ आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑल दो हमको इसमें इतना घुसना नहीं है, लेकिन हमको जो इसमें से चीज़ चाहिए हम लोग इसमें से निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि हमारे पास इंटरनेट, ठीक है, क्योंकि हमको इसके आसपास, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन बन गया, इसके आसपास जो इसके क्वेश्चन बन सकते हैं हमको वो निकालने हैं इसमें से। इंटरनेट एसेस मेथड्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था इंटरनेट को एसेस करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताया था क्या, डायल अप कनेक्शन। क्या बताया था, डायल अप कनेक्शन बताया था, जो कि क्या यूज़ करता है, PSTN। याद करो कल के क्वेश्चन में, कल के पेपर में PSTN आ गया था। PSTN क्या है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, और ये सर्किट स्विचिंग को यूज़ करता है, ये टेक्निक को यूज़ करता है किसको, सर्किट स्विचिंग को। ये कल क्वेश्चन जो है वो लास्ट सेशन में पूछ लिया गया था।
पहला आपका क्या आ गया, डायल अप कनेक्शन आ गया, इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम होती है। दूसरा आपका इंटरनेट एक्सेस मेथड क्या है, ISDN, यही है वो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, जिसकी स्पीड जो है वो फास्ट होती है एज कम्पेयर टू ISDN, और ये 64 kbps या फिर 128 kbps का आपको स्पीड देता है। 128 kbps की आपको स्पीड जो है वो देता है, फास्टर होता है, बेटर क्वालिटी होती है, किससे, डायल अप कनेक्शन से। तीसरा मैंने आपको बताया था DSL मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मतलब और अंदर अगर मैं जाना चाहूँ तो इसमें मेरे पास आ जाता है SDSL, ADSL, RADSL, इतना ज़्यादा हमको जाना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इतना याद रखना है, DSL क्या करता है, हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है हमको, हाई बैंडविड्थ हमको प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको इसको आंसर जानना है, आंसर इसका जो है, आंसर इसका बी पार्ट है कि इट यूजेस आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग एंड प्रोवाइड्स अ फिजिकल लेयर सर्विस फ्रॉम लेयर 2 टू लेयर 7। इतना हमको डीप इसमें घुसना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग चाहो तो ये याद रख सकते हो कि लेयर 2 से लेयर 7 तक, मतलब फिजिकल सर्विस प्रोवाइड करता है लेयर 2 से लेयर 7 तक, इतना याद रख सकते हो सकता है इतना आपको पूछ लिया जाए, बाकी इतना डीप ये नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलरली पेपर किसका था, कंप्यूटर ऑपरेटर, और इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है, बट जितना हमको इसमें से ज़रूरी है हम लोग इसमें से निकाल ले रहे हैं। अगले पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके काम का दूसरा, कि मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहले VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये क्या करता है, आपका IP एड्रेस जो है वो छुपा देता है, ठीक है। मास्क बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, मास्किंग, मतलब आपके IP एड्रेस को क्या करना, छुपाना। तो आपको कोई नहीं भी पता अगर इनमें से, तो VPN तो आपको पता ही होगा, जिसपे अभी JNK में खासकर चर्चा चल रही है कि VPN नहीं यूज़ करना। तो VPN क्या होता है, एंश्योर्स सिक्योरिटी बाई स्क्रैम्बलिंग डेटा एंड मास्किंग यूजर्स IP एड्रेस। ये यूजर के IP एड्रेस को क्या कर देता है, मास्क कर देता है। तो फर्स्ट का जो है वो 3 ऑप्शन आने वाला है। जैसे आप ऑप्शन देखते हो, पहले का 3 ऑप्शन है, तो आप लोग यहीं से मार्क करके आ सकते हो। बाकी दूसरे का दूसरा, अगेन ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट। आपको बता रखा है मैंने ये सारी चीज़ें। एनक्रिप्शन क्या होता है कि ये अपने इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से कन्वर्ट करता है कि आपको क्या है वो दिखे ना, मतलब अनऑथोराइज एक्सेस जो है वो उससे बच सके। जैसे आपका जब पासवर्ड डालते हो तो क्या आता है, ऐसे स्टार आता है कुछ, तो वो क्या है, एनक्रिप्शन ही है, ठीक है। तो क्या हो गया कि आपकी इन्फॉर्मेशन को उस कोड में कन्वर्ट करना जो कि अनऑथोराइज एक्सेस से बचा सके। अब क्वेश्चन नंबर अगला, 1000 बार समझा चुका हूँ, बहुत बार, लास्ट टाइम भी आपको बता चुका हूँ। तो मॉडेम का क्या काम है, मॉडेम का काम है डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है मॉड्यूलेशन, एक आती है डीमॉड्यूलेशन। तो 2 चीज़ें इसमें आ गई, एक का काम डिजिटल टू एनालॉग, एक का काम एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 46, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द सेम की फॉर बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। आपके काम का है नहीं, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखो कुछ हमारे पास टोपोलॉजीज होती हैं। टोपोलॉजीज मतलब हम लोग कंप्यूटर को आपस में क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट, मतलब कनेक्ट करते हैं। इंटरकनेक्ट क्या मतलब, आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट। मान लो मेरे पास ये एक कंप्यूटर था, मैंने दूसरे को उसको इसके साथ कन्वर्ट कर दिया, आगे उसको कनेक्ट कर दिया तीसरे के साथ, आगे ऐसे कर दिया, तो ये क्या बन गई, एक बस टाइप बन गई। तो ऐसे टोपोलॉजी को मैं क्या बोलता हूँ, बस टोपोलॉजी। सिमिलरली अगर मैंने इस तरह से कन्वर्ट किया, क्या किया, कनेक्ट किया कि एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा मैंने यहाँ पे लगा दिया, तीसरा मैंने यहाँ पे लगा दिया, चौथा मैंने यहाँ पे लगा दिया, पांचवा मैंने यहाँ पे लगा दिया, इस तरह से कनेक्ट करूँगा तो क्या बन जाएगा, रिंग। सिमिलरली मैश क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर, हर एक सिंगल कंप्यूटर बाकी सभी के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, मैश। तो बस में मैंने आपको क्या बताया, एक सिंगल केबल होती है, ये केबल है दैट कनेक्ट्स ऑल द नोड्स। नोड्स आप यहाँ पे कंप्यूटर मान के चलो, ठीक है। नोड्स को क्या मान के चलो, आप कंप्यूटर को ही मान के चलो कि नोड क्या है, कंप्यूटर ही है। तो यहाँ पे क्या करती है, एक सिंगल केबल होती है जो कि सारे के सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करती है। मतलब यही केबल आ रही है, पहले इसको कनेक्ट कर रही है, यहीं से आगे दूसरे कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर रही है, फिर उससे तीसरे को। तो ये क्या करता है, 1 का क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमारे पास ये दोनों हो सकते हैं। रिंग में मैंने आपको क्या बताया, रिंग में पहले मैश का देख लो। मैश में क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्ट होता है। जैसे कि सर मैंने ऐसे बनाया, एक कंप्यूटर मैंने ये बनाया सर, एक कंप्यूटर मैंने ये बनाया, एक कंप्यूटर मैंने ऐसे बना लिया। अब ये वाला कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा, ये वाला कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा। सॉरी सर, मैंने दूसरे की बात की, दूसरा वाला पहले से भी कनेक्ट था, दूसरा वाला तीसरे से भी कनेक्ट होगा। अब मैं तीसरे की बात करूं, तीसरा वाला पहले से भी कनेक्ट है, तीसरा वाला दूसरे से भी कनेक्ट है। तो ऐसी टोपोलॉजी को मैं क्या बोलता हूं, मैश टोपोलॉजी बोलता हूं। तो थर्ड का 3, तो सेकंड का क्या आ गया 2, तो 1 2 3। ये क्या करता है, रिंग यूज टोकन्स टू पास इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो यहाँ पे क्या करता है कि इसमें आएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, इसमें आएगा, उसके बाद कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये टोकन्स को यूज़ करता है। इतना ज़्यादा देखो, इतना ज़्यादा मैं आपको अगर पढ़ा दूंगा तो इतना ज़्यादा आपको मतलब है नहीं, इसमें इतना ज़्यादा हमको बढ़ना नहीं है आगे। इसमें मैं और अगर देखा जाऊँ तो 10-10 पॉइंट और मतलब बनेंगे इनके, तो इतना करने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो ये चीज़ें आप इतना ही रख सकते हो जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 क्या बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज प्राइमरली यूज इन पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग। तो हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल है जिसको क्या बोलते हैं बिट टोरेंट। क्या बोलते हैं बिट टोरेंट। हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, ये ऑप्शन नंबर सी वाला, जो कि क्या करता है पेयर टू पेयर फाइल शेयरिंग में मदद करता है। पेयर टू पेयर को अब कई बार देखोगे पी टू पी भी लिखा होगा, ठीक है, तो याद रखना पी टू पी भी लिखा होगा। तो बिट टोरेंट हमारे पास ऐसा प्रोटोकॉल है। अब बाकियों की बात करूँ तो ये आपको पता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको पता है, जिसको क्या बोला जाता है बैकबोन ऑफ WWW। उसके बाद FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बता चुका हूँ आपको बहुत बार। उसके बाद SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल्स, बहुत बार ये चीज़ें आपको क्लियर कर चुका हूँ। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50th पे। 50th क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ज़रा। अब देखो, अब वैसे तो ये देखा जाए तो हमारा ये क्वेश्चन इतना हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको क्योंकि FTP इंपॉर्टेंट है, SMTP इंपॉर्टेंट है, टेलनेट इंपॉर्टेंट है, DNS इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आपको FTP में अभी बता चुका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP अभी बताया सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसकी 3 फुल फॉर्म जो है वो बन सकती है। जो भी आपको आंसर में दिया होगा उस हिसाब से आप इसको मार्क करके आ सकते हो। तो जो टेलनेट है मैक्सिमम टाइम आपको दिखेगा तो यही इसकी फुल फॉर्म क्या दिखेगी आपको, टेली टाइप नेटवर्क। क्या दिखेगा, टेली टाइप नेटवर्क, जिसमें आपका टेली टाइप में टेल आपका पहला 3 लिए गए हैं लेटर्स और इसके पहले 3 लेके ये बना दिया गया है टेलनेट। लेकिन कई बार आपको इसकी फुल फॉर्म जो है ना टेल टाइप की जगह अगर आपको दिया होगा टर्मिनल नेटवर्क, तब भी आपको मार्क करना है। कभी कभार आपको दिया होगा, हो सकता है आपको दिया हो नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आपको बोला होगा, तब भी आपको मार्क करके आना है। अगर तीनों हुए तो उसमें से आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, टेली टाइप नेटवर्क को देनी है या फिर टर्मिनल नेटवर्क को देनी है। सबसे ज़्यादा इन दोनों को प्रेफरेंस देनी है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि जो भी ऑप्शन होगा इन तीनों में से, तो वो आपको मार्क करके आना है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन हमारा था क्या, DNS मैंने आपको अभी बता दिया, डोमेन नेम सिस्टम, जो कि क्या करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, याद रखना आगे से। अब ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूजेस TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब आपको इनके बारे में इतना ज़्यादा बढ़ना नहीं है, आगे फुल फॉर्म पता करनी है सर। TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आपका UDP क्या है, आपका UDP आप लिख लो क्योंकि इसका पहले कहीं आया नहीं जिक्र, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है ये आप लोग लिख सकते हो, बट इतना आपको इसका आगे बढ़ना नहीं है। आपको ये अगर पूछा जाए कौन ये यूज़ करता है तो DNS डोमेन नेम सिस्टम जो है इसको यूज़ करता है। हमको बढ़ना नहीं है इतना, मैं फिर ये बता रहा हूँ, ये पेपर हाई लेवल है, हमको इतना नहीं जाना है। बट मैं ये देखना है कि इस क्वेश्चन में मैं और क्या क्वेश्चन आपके निकाल सकता हूँ। मैंने निकाल लिए, मुझे टेलीनेट का निकालना था, मैंने क्वेश्चन निकाल लिया उसमें से। मुझे ये निकालना था UDP क्या होता है, मैंने निकाल लिया। मैंने ये 3 यहाँ से निकाल लिए, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ से निकालनी थी जो मैंने निकाल के आपको दे दी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एक ईमेल का क्वेश्चन है। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन आपको अभी तक मुझे देखने को नहीं मिले हैं कि आप लोगों को ये पूरे स्टेप्स जो हैं कि ईमेल कैसे सेंड होता है, सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, ऐसा प्रोसेस मुझे देखने को नहीं मिला। ये हो सकता है आपका आ जाए। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोला है उसने कि क्या स्टेजेस हैं 1 से लेके 5 तक जब आप ईमेल सेंड करते हो और ईमेल रिसीव होता है बंदे को, उनके प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ होती है कि सेंडर जो है वो ईमेल को क्या करता है, कंपोज करता है। मतलब जैसे मान लो कि एक बंदा A है, एक बंदा क्या है B। A बंदा ईमेल भेज रहा है किसको, B को। अब सबसे पहले तो ये ईमेल लिखेगा ना, तो सेंडर क्या करेगा, ये कंपोज करेगा मैसेज को और एक्टिवेट द सेंड कमांड। जैसे ही उसने मतलब कंपोज किया मैसेज और सेंड कमांड एक्टिवेट की, सबसे पहला मैसेज तो ये है। सबसे पहला स्टेप क्या है ये, इसका मतलब सबसे पहले 3 आएगा। B और C ऑप्शन मेरा कभी भी नहीं हो सकता, 3 मेरा ऑप्शन है। उसके बाद आपको देखो ऑप्शन से भी कैसे जाना है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है 351, यहाँ पे भी दिख रहा है 351। इसका मतलब ये स्टेप्स जो है वैसे ही रहने वाले हैं। 3 के बाद आपका क्या आने वाला है, 3 के बाद आपका 5th स्टेप आएगा, मैसेज इज सेंड टू द सेंडर्स ISP मेल सर्वर। अब यहाँ से हमको एक चीज़ और पता चल गई, ISP क्या है, ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जो आपको इंटरनेट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले ये पूछा जाएगा, यहाँ पे थोड़ी बात 1-2 बात मैं इसकी कर दूँ ISP की। ISP में आपको ये पूछा जा सकता है कि ISP जो है इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट सर्विसेज जो है वो किसने लॉन्च की थी। तो इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च की थी BSNL, V फॉर वैन वाला भी, VSNL जिसको क्या बोलते हैं, विदेश संचार निगम लिमिटेड। फर्स्ट टाइम इंडिया में ईमेल सर्विसेज किसने लॉन्च की थी, सॉरी इंटरनेट सर्विसेज किसने लॉन्च की थी, VSNL ने। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी हैं, MTNL है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद एक चीज़ ये भी पूछी जाती है कि फर्स्ट प्राइवेट, ये भी आपको कई बार पूछा जाता है, फर्स्ट प्राइवेट इंटरनेट, हाँ फर्स्ट प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन था इंडिया में, वो था सत्यम इन्फोटेक। कौन, सत्यम इन्फोटेक। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज़ें आपको पता चल गई। उसके बाद क्या होता है,
कि मैसेज इज सेंड टू द सेंडर्स आईपी ईमेल एड्रेस विच एग्जामिन्स द एड्रेस एसोसिएटेड विद द ईमेल। ये क्या करता है, एड्रेस एसोसिएट, मतलब ये ढूंढता है कि किस एड्रेस के साथ आपने भेजा है, किस एड्रेस पे आपने भेजा है। फिफ्थ हो गया। फिफ्थ के बाद 1, ISP द सेंडर ईमेल रिसीवर डिसाइड्स हाउ टू राउट दिस मैसेज एंड द मैसेज ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट एंड अराइव्स एट द रिसिपिएंट ISP मेल सर्वर। उसके साथ उसके पास आ गया, किसके पास, उसके मेल सर्वर पे आ गया। किसके मेल सर्वर पे, जिसको भेजा गया था, मतलब बी के मेल सर्वर पे आ चुका है। अब आपको यहां से डिसाइड करना है कि इसके बाद सेकंड आएगा कि फोर्थ आएगा। सेकंड देखो, मैसेज इज रिट्रीव्ड एंड सेंड टू द रिसिपिएंट कंप्यूटर टू बी ओपनड एंड रेड। ये लास्ट पॉइंट है कि मैसेज जो है वो रिट्रीव हो चुका है, उसने रिट्रीव कर लिया है। ये तो लास्ट पॉइंट हो गया ना फाइनल, तो इसका मतलब सेकंड वाला जो है वो फाइनल पॉइंट आने वाला है। उसके बाद आपका पहले फोर्थ आएगा। इसका मतलब मैसेज इज हेल्ड इन द रिसिपिएंट इलेक्ट्रॉनिक मेल में रहेगा, ताकि मैसेज वो रिसिपिएंट क्या कर सके, लॉग इन कर सके और उसको देख सके। फिर मैसेज जब लॉग इन करता है, मैसेज रिसीव होता है, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। तो आंसर क्या होगा, 35142। ये चीज़ देख लेना, ये चीज़ ध्यान से देख लेना, हो सकता है इस बार आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 52 पे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सर्च इंजन। तो इसमें से कौन नहीं है, मतलब ये कौन नहीं बता सकता कि सर्च इंजन कौन कौन है। बिंग हमारा सर्च इंजन है, ओपेरा हमारा वेब ब्राउजर है। ओपेरा क्या है, हमारा वेब ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन। बिंग सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, याहू हमारा सर्च इंजन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, 3, 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे, सर्च इंजन हो जाएंगे। और भी आपको पता होने चाहिए हमारे पास कौन कौन से सर्च इंजन है, सारी एक बार रिसर्च कर लेना, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता रखे हैं वैसे तो। क्वेश्चन नंबर हमारा चल गया कौन सा, 53। अब देखो, वैसे तो ये टीसीपी से हमको क्या निकालना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हम निकाल चुके हैं। टेलनेट अब हमको पता चल चुका है क्या है। क्वेश्चन क्या है, विच टीसीपी पोर्ट डज द टेलनेट प्रोटोकॉल यूजेस बाय डिफॉल्ट फॉर कम्युनिकेशन। वैसे तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ये क्वेश्चन उस एग्जाम में आता है जहाँ पे मेंशन हो पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या मेंशन हो, पोर्ट्स डेफिनेट, मतलब अलग से आपका अलग से मेंशन किया गया हो तब क्वेश्चन आता है। बट यहाँ पे अगर आ गया है तो आप लोग याद रखो, 23 पोर्ट जो है वो टेलनेट कौन करता है, टेलनेट किसको यूज़ करता है, 23 पोर्ट नंबर को। हो सकता है कई बार जेकेएसबी का कोई भरोसा नहीं है कि पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। इन अ टिपिकल टेलनेट सेशन व्हाट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन इज यूज्ड, हमारे मतलब का है नहीं, बट यूजर नेम और पासवर्ड हमको, ये ऑथेंटिकेशन हमको चाहिए। टेलनेट सेशन में यूजर नेम और पासवर्ड हमारे मतलब का नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा इसमें मैं टाइम आपको नहीं दे रहा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 55 क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ से हमको क्या चीज़ निकालनी है, सबसे पहले FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमको पता है। यूजेस द फॉलोइंग फॉर कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शन। अब ये जो है FTP जो है वो किस चीज़ को यूज़ करता है, तो वो यूज़ करता है किसको, कंट्रोल कनेक्शन को। परसिस्टेंट TCP कनेक्शन, डेटा कनेक्शन, नॉन परसिस्टेंट TCP कनेक्शन। देखो ध्यान से सुनना इसको। अब अगर मैं यहाँ पे आपको डीप मीनिंग में घुस गया ना, तो मुझे भी इतना पता नहीं होगा, मुझे भी इसमें रीड करना पड़ेगा कि अगर मैं प्रॉपर अगर परसिस्टेंट TCP कनेक्शन में जाऊँ तो ये हमारे मतलब का है नहीं। बट यहाँ पे परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो कि कंटिन्यू रह रहा है, ठीक है, जो कि क्या रह रहा है, कंटिन्यू। तो अगर हमको हमको इस क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि FTP जो है वो कैसा कंट्रोल और कैसा डेटा कनेक्शन यूज़ करता है। तो कंट्रोल कैसा यूज़ करता है, परसिस्टेंट, और डेटा कनेक्शन यूज़ कैसे करता है, नॉन परसिस्टेंट। तो इस पर हमको ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत है नहीं। हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 56 पे बढ़ते हैं। 56 क्या बोल रहा है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर कीपिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन ईमेल कम्युनिकेशन एंड अकाउंट्स सर्विस अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस, लॉस और कॉम्प्रोमाइज। इसमें से कौन सा मेथड है जो कि हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रखने के काम आता है। तो एनक्रिप्शन आपके पास एक मेथड है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि आप लोग क्या करो, अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, जैसे आप पासवर्ड डालते हो तो क्या आता है वहाँ पे स्टार आता है, तो वही अभी एनक्रिप्ट करके रखना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनक्रिप्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अपना 57 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एन एग्जाम्पल ऑफ डेस्कटॉप बेस्ड ईमेल क्लाइंट। इसमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल है डेस्कटॉप बेस्ड ईमेल क्लाइंट का। तो आप लोग यहाँ, ये जीमेल को तो आप जानते हो, कोई अगर कुछ नहीं जानता तो जीमेल को तो जानता है। अगर जीमेल को जानता है इसका मतलब आपको ये पता है कि 3 ऑप्शन तो होना ही होना है। 3 ऑप्शन होना है, तो 1 to 4 ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि करेक्ट पूछा है तो 3 तो है ही है। हो सकता है कि कोई बंदा जानता हो किस चीज़ को, कोई बंदा इसको भी जानता हो, आउटलुक को, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है। आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अलग से आप अगर देखो तो डेस्कटॉप पे इसकी अलग से क्या होती है, एक ऐप होती है। इसका मतलब ये भी आपका आंसर है। नेटस्केप मेल भी पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता होगा, जिसको पता है ये भी है हमारे पास नेटस्केप मेल। थंडरबर्ड भी हमारे पास है। तो ऑप्शन एक सेकंड रुको जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेस्कटॉप। एक यहाँ पे मिस्टेक है, एक यहाँ पे मिस्टेक है, ध्यान से देना। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे है एक मेरे से मिस्टेक हो गई। एग्जाम्पल ऑफ डेस्कटॉप बेस्ड ईमेल क्लाइंट। तो डेस्कटॉप बेस्ड ईमेल क्लाइंट मतलब, अब देखो जब आप डेस्कटॉप ओपन करते हो, डेस्कटॉप पे अगर आपको जीमेल ओपन करना है तो आप कैसे जाते हो, कहाँ पे जाते हो, आप क्रोम में जाते हो, आप किसी वेब ब्राउज़र में जाते हो,
ठीक है, ना कि इसकी अलग से ऐप होती है। जैसे आउटलुक है तो आउटलुक की आपकी क्या आती है, अलग से एक ऐप आती है। तो जब आप डेस्कटॉप बेस्ड ईमेल क्लाइंट की बात करते हो तो जीमेल में क्या है, ये क्या है, वेब ब्राउजर बेस्ड ईमेल क्लाइंट है, ना कि डेस्कटॉप बेस्ड क्लाइंट। मेरे से यहाँ पे गलती हुई, मैं मानता हूँ। तो जीमेल इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जीमेल क्या है, ब्राउजर बेस्ड ईमेल क्लाइंट है, ना कि डेस्कटॉप बेस्ड ईमेल क्लाइंट। यहाँ पे आउटलुक आपका डेस्कटॉप बेस है, नेटस्केप मेल आपका डेस्कटॉप बेस है, थंडरबर्ड आपका है, आपका जीमेल नहीं होगा। तो इसका मतलब थर्ड नहीं होगा। जब थर्ड नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला भी थर्ड है, ये नहीं हो सकता। तो जो मैंने क्रॉस किया था वही आंसर सही है, ये आपका होगा। अब यहाँ पे थोड़े से मैं आपको और बता देता हूँ डेस्कटॉप बेस्ड ईमेल क्लाइंट और कौन कौन से हैं। एक आपका आउटलुक तो आ ही गया, थंडरबर्ड आ गया। एक आपके पास एप्पल मेल भी है, जो है वो आपका डेस्कटॉप बेस्ड ईमेल क्लाइंट है। एक आपका ईएम क्लाइंट करके भी आता है। एक आपका मेल बर्ड भी है, थंडरबर्ड तो आ ही गया, मेल बर्ड करके भी है, स्पार्क करके भी एक चीज़ है। ये सारे के सारे क्या है, आपके डेस्कटॉप बेस्ड ईमेल क्लाइंट है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे ये क्वेश्चन ना आके थंडरबर्ड की जगह वो मेल बर्ड कर दें, जीमेल की जगह कुछ और कर दें, एप्पल मेल कर दें, और बोला जाए कि कौन सा इसमें से सही है। तो फिर चारों के चारों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे से गलती हुई। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 58 पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ईमेल क्लाइंट। तो सेंड करना, रिसीव करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारा किसका काम है, ईमेल क्लाइंट का। टू रिसीव, सेंड एंड ऑर्गेनाइज ईमेल मैसेज ऑन द यूजर्स डिवाइस, ये किसका काम है, सारा का सारा ईमेल क्लाइंट का काम है। हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे। अब ये क्वेश्चन भी आपका एक पूछने लायक है, ऑल्दो यहाँ पे पोर्ट नंबर मेंशन है। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें क्या देखा हमने, टेलनेट जो है वो कौन सा पोर्ट यूज़ कर रहा है, पोर्ट नंबर 23 जो है वो टेलनेट यूज़ करता है। यहाँ पे ये पूछा है SMTP जो है वो कौन सा पोर्ट नंबर जो है वो मेल सेंड करने के लिए। यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी मिल गई कि SMTP किसके लिए होता है, फॉर सेंडिंग ईमेल्स। अब ये कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ कर रहा है, तो आपको याद रखना है 25 वाला पोर्ट नंबर ये यूज़ करता है। वैसे तो ये पोर्ट्स अलग से मेंशन, मैंने पहले भी बोला, जहाँ पे पोर्ट्स अलग पे मेंशन होगा वहाँ पे ये आएगा, लेकिन JKSB का भरोसा नहीं है, वो बोलेगा। मैंने आपको ईमेल वहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल, तो ईमेल के बीच में ही ये अगर टॉपिक आता तो इसका आपको आना चाहिए था। तो आप लोग इसमें झगड़ नहीं सकते, इसीलिए जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा आ गया, वेब पेजेस आर टिपिकली सेव्ड इन विच फॉर्मेट। तो वेब पेजेस बनाने के काम कौन आता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो वेब पेज बनाने के काम आती है। तो जो सेव होते हैं वेब पेज वो भी .html फॉर्मेट में ही होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको .docs का बता दिया कि ये किसकी एक्सटेंशन है, टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन है, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। TXT ये भी टेक्स्ट फाइल की है। ये मैं सारी चीज़ें आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी 62 की, आपके काम का है नहीं, EOQ है नहीं, बट हो सकता है कहीं भी EOQ अगर देख लिया तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है, बट आपके मतलब का है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया आपके लेवल का, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटा सर्च इंजन दैट एग्रीगेट्स रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल सर्च इंजन। क्योंकि ये सर्च इंजन का क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा एक मेटा सर्च इंजन है जो कि सारी सर्च इंजन से रिजल्ट को एग्रीगेट करके मतलब आपको कंबाइन करके आपको रिजल्ट देता है, वो कौन सा है, डॉग पाइल करके। आई डोंट नो प्रोनाउंसिएट किस तरह से किया जाता है, डॉग पाइल ही लग रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग उसको याद रख सकते हो कि ये क्या करता है, बहुत सारे वेब ब्राउजर से आपको सर्च इंजन से आपको रिजल्ट जो है वो एग्रीगेट करके देता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और वन ऑफ द वेज बाई विच वी कैन एसेस एंड यूज मेल बॉक्सेज। यहाँ से हम किस से मेल बॉक्सेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ईमेल क्लाइंट से कर सकते हैं, हम लोग वेब पेज से कर सकते हैं, हम लोग पेजर से नहीं कर सकते। पेजर क्या है हमारे पास, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना है इसके बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। अब मैं थोड़ा सा आपको पेजर के बारे में बताता हूँ। तो पेजर को सबसे पहले तो हम लोग बीपर भी बोलते हैं, बीपर, या फिर कई बार आपको ब्लीपर भी बोला जाएगा। ये क्या है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है। जब मोबाइल नहीं आए थे उससे पहले ये डिवाइस हुआ करती थी हमारे पास। ये क्या करती है, ये हमें मैसेजेस को डिस्प्ले करती है, ठीक है। वायरलेस किसी ने मैसेज मुझे भेजा तो एक इतना सा छोटा सा डिवाइस होता है, स्क्रीन होती है ऊपर, यहाँ से आपको मैसेज दिखते हैं। कई बार आपने देखा होगा, मे बी मुझे नहीं पता आपने देखी ये चीज़ कि नहीं, कई बार आपने देखा होगा कि मूवीज़ में जब कोई मतलब ऐसा सीन होता है जहाँ पे मतलब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या कुछ ऐसा कोई वो यूज़ कर रहे होते हैं, वो छोटा सा डिवाइस यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई उसको मैसेज अगर भेज रहा होता है, यहाँ से वो रीड कर देते हैं ऐसा होने वाला है, तो फिर आगे की प्लानिंग वो यहाँ पे चलती है। तो मोबाइल से पहले के ज़माने में ये चलता था। 2 टाइप के पेजर हमारे पास होते हैं, एक होता है 1 वे, एक होता है 2 वे। जो 1 वे वाला है वो सिर्फ और सिर्फ रिसीव कर सकता है, लेकिन जो 2 वे वाला है वो रिसीव और सेंड दोनों कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा इसमें बढ़ना नहीं है हमको, लेकिन पेजर क्या है हमारे पास, एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। देखो याद करो, कल एक क्वेश्चन आया था DHTML पे,
ठीक है, तो मैंने आपको बताया था DHTML का क्या मतलब होता है, डायनामिक, ठीक है, डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कल मतलब लास्ट सेशन में। तो ये मैंने बताया था कि जब हमको वेब पेजेस में हमने क्या करना होता है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, क्या था वो, एक सेकंड रुको ज़रा। हाँ, हमको एनिमेशन वगैरह अगर कुछ ऐड करनी है उसमें, तो हम लोग किससे कर सकते हैं, DHTML से। तो यहाँ से अगर आप आंसर देखो, DHTML में क्या है, अलाउज फॉर डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। तो फर्स्ट का क्या आ जाएगा, वन। फर्स्ट का वन आ गया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। अब मुझे XML का क्या मतलब होता है, XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल, क्या मतलब होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि HTML का ही पार्ट है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं। ये फॉर स्टोरिंग और एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है, डेटा स्टोरिंग और एक्सचेंज के लिए। तो 2 का क्या आ गया, 3। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। बाकी जावा तो आपको पता ही होगा कि लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब एप्लीकेशंस बनाने के काम आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन किसके बारे में है, वायरस के बारे में। तो पूछा जा सकता है, विच टाइप ऑफ वायरस अटैचेज विद EXE फाइल, ठीक है, और एंड रिजल्टिंग इन्फेक्टेड EXE फाइल अटैक्स अदर EXE फाइल्स एंड इन्फेक्ट देम। मतलब किसके साथ अटैच होता है, EXE फाइल के साथ, और वो जो इन्फेक्टेड EXE फाइल है वो आगे जाके बाकी EXE फाइल को क्या करती है, इफेक्ट करती है। वो कौन सा वायरस है, वो हमारा है पैरासाइटिक वायरस, ठीक है। कौन सा वायरस, पैरासाइटिक वायरस। अब मैं यहाँ पे बूट सेक्टर वायरस की बात करूँ तो ये किसको इफेक्ट करता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड को। मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। अब ये EXE क्या है, एग्जीक्यूटिबल फाइल्स, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा घुसना नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इन अ नेटवर्क सोसाइटी। फायरवॉल का क्या प्राइमरी फंक्शन है, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ फायरवॉल, यहाँ आप होते हो, यहाँ इंटरनेट होता है। जो भी आपके और इंटरनेट के बीच में जो भी चीज़ें होती हैं, बीच में कौन कंट्रोल करता है, उसको फायरवॉल कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है मतलब कि आपको जो इंटरनेट से वो है क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी वगैरह, उसको आपको कंट्रोल करेगा। तो क्या हो जाएगा, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। इसका क्या हो जाएगा आंसर। हु क्रिएटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर ली। बता चुका हूँ आपको बहुत बार, टिम बर्नर ली कितने, कब, 1989 में, ठीक है। इसके बारे में और क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और वही कि इसका जो है, इसको क्या बोला जाता है, HTTP को बोला जाता है, HTTP को बोला जाता है बैकबोन। बैकबोन किसकी, WWW की। और बैकबोन ऑफ इंटरनेट किसको बोला जाता है, बैकबोन ऑफ इंटरनेट बोला जाता है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ इंटरनेट। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब सर नाम तो हमने सर कहीं कहीं विंडसर्फ का भी सुना हुआ है, ये क्या है, इसके बारे में बता दो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन है, इन्होंने ही डेवलप किया था। बोला जाता है कि इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाय, क्या बोला जाता है, इंटरनेट वॉज डेवलप्ड बाय कौन कौन, एक तो थे आपके विंडसर्फ, और दूसरा बंदा इनके साथ था कौन, रॉबर्ट EKAHN, ठीक है। रॉबर्ट आप याद रखो, रॉबर्ट विंडसर्फ और रॉबर्ट ई। इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, इन्होंने TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसीलिए बोला जाता है कि इंटरनेट का बैकबोन कौन है, TCP और IP, इसीलिए बोला जाता है। मार्क जकरबर्ग आपको पता है कौन है। उसके बाद लैरी पेज, एक बार देख लेते हैं लैरी पेज कौन है। ओके जी, लैरी पेज आपका है को फाउंडर ऑफ गूगल, ठीक है। को फाउंडर ऑफ गूगल कौन है, लैरी पेज है। इसका पूरा नाम अगर मैं बात करूं तो इसका पूरा नाम है लॉरेंस, ठीक है। हो सकता है कई बार देखो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन कई बार आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में ही सही, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर जाते हैं, अगर आपने एक बार देखा होगा तो। लॉरेंस एडवर्ड पेज इसका पूरा नाम है। हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, मेहनत पसंद आ रही है, तो सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ अ साइबर क्राइम where criminals use fraudulent emails or websites to steal sensitive personal information such as passwords और credit card details। तो ये हमारा क्या होता है, फिशिंग बोला जाता है। कल मैंने आपको लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन आया था सिमिलर ऐसा ही, उसमें बोला गया था, उसमें पूछा गया था स्किमिंग के बारे में। किसके बारे में, स्किमिंग के बारे में। तो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को स्टील करने को हम लोग क्या बोलते हैं, चुराने को क्या बोलते हैं, हम लोग स्किमिंग बोलते हैं। सिमिलरली मतलब पूरा क्रेडिट कार्ड का, मैं ऐसे नहीं बोला सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही, मतलब हम लोग ऐसा बोला जाता है कि कई कार्ड में हम लोग जब CVV, हम लोग नहीं मतलब CVV जो बंदा चुराता है ऑनलाइन फ्रॉड वाला, पिन चुराते हैं जब ATM से। कई बार आपने देखा होगा ATM में जहाँ पे पैसे निकालने वाला, जहाँ पे आप कार्ड डालते हो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कुछ डिवाइस लगा दी हुई। कई बार आपने रील्स में देखा होगा, शॉर्ट्स में देखा होगा, एक्स्ट्रा डिवाइस लगा देते हैं ताकि हमारा जो है, या फिर ATM में क्या करते हैं, एक ऊपर एक कवर लगा देते हैं जहाँ पे हमने वो डालना होता है, पासवर्ड अपना पिन डालना होता है, वहाँ कवर लगा देते हैं ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो आ जाएं। फिर कार्ड चोरी करके वहाँ से पिन चोरी करके ऑनलाइन फ्रॉड कर सकते हैं, उसको स्किमिंग भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, पूरा ओवरऑल की बात करूँ तो क्या आ जाएंगे, वो फिशिंग अटैक आ जाता है। याद रखना, ये चीज़ भी पूछी जाएगी कहीं आपको कई बार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया था आपका, IPv4 आया था कि कितने बिट होता है।
मैंने आपको क्या बताया था, कैसे याद रखना है आपको, कि आप करो क्या, 2 की पावर 6 करो, ठीक है, उसका क्या कर दो, डबल कर दो। अगर 4 होगा तो 2 की पावर 4 करो, उसका डबल कर दो। जैसे IPv4 था तो उसमें क्या था, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 इंटू 2 मतलब 32। तो IPv4 क्या है, 32 बिट लॉन्ग है। तो अगर IPv4 की बात की गई होगी तो 32 बिट, ठीक है। IP है क्या, आपको मैंने कल भी बताया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है। ये इसके वर्जन है, जैसे वर्जन 6 और V4 में क्या हो जाएगा, वर्जन 4 हो जाएगा। अब 2 के पावर 6 जब मैं करता हूँ तो ये आता है मेरा 64। कितना आएगा, 2 के पावर 6 कितना आएगा, 64। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 128 बिट लॉन्ग। अब 128 तो कहीं पे भी आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक आंसर ये है कि इट सपोर्ट्स सिग्निफिकेंटली लार्जर एड्रेस स्पेस देन IPv4। जैसे IPv4 में 32 बिट्स है, तो इसमें क्या है, लार्जर स्पेस होगी, तो इसका मतलब मैं इसको आंसर मार्क करके आ सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मतलब का है नहीं, हमारे मतलब का ये हो सकता था कि .org जो है वो किसके बराबर होता है, मतलब क्या होता है .org डोमेन जो है वो क्या चीज़ है। इसने पूछा है विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस द डोमेन ORG। ORG को मैनेज कौन करता है, तो उसको मैनेज करता है पब्लिक इंटरेस्ट रजिस्ट्री। हमारे मतलब का इतना है नहीं है। अब आपके काम का क्वेश्चन आ गया, विच शॉर्टकट की इन MS पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ध्यान रखना, नई न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो Ctrl+N ही आएगा। कई बार आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी होती है, क्या करना होता है, न्यू स्लाइड ऐड करनी है, उस केस में आपका Ctrl+M आएगा स्लाइड ऐड करने के लिए। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन के चांसेस हो सकते हैं। Ctrl+X आपको पता है कट, ये आपको पता है सेव, ये आपको पता है ओपन। चीज़ें मैं बता देता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। Ctrl+N जो है वो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, Ctrl+O जो है वो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए, Ctrl+S जो है वो सेव करने के लिए जो करंट प्रेजेंटेशन है, Ctrl+P भी कभी बार आपको पूछा जाएगा, P तो आपको पता ही है प्रिंट है, तो प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम आया था RRB NTPC में, ठीक है, NTPC में 2025 में ही आया हुआ है। इसका मतलब इसका पेपर पहले हो गया था किससे, JKSSB थे, उसमें आया था, हो सकता है JKSSB ने वहीं से उठाया हो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, कई बार आपको बता चुका हूं कि सारे ऑप्शन नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है। F5 तो आपको बता चुका हूं कि प्रेजेंटेशन को स्लाइड करना, सॉरी स्लाइड करना बोल रहा हूं, स्लाइड को स्टार्ट करना फर्स्ट स्लाइड से, ठीक है। हमको स्लाइड शो स्टार्ट करना है फर्स्ट स्लाइड से, तो हम क्या यूज करते हैं, F5। लेकिन Shift+F5 यूज करेंगे तो हमारी स्लाइड स्टार्ट होगी उसी स्लाइड से, मतलब करंट स्लाइड से हमारा स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। तो Shift+F5 क्या होता है, स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। तो थर्ड का थर्ड आएगा। अब देखो थर्ड का थर्ड एक ही ऑप्शन में है। बहुत बार आपको ये चीज़ बता चुका कि नहीं चीज़ें आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेशन भी आना चाहिए। अब Alt+F5 किसके लिए है, Alt+F5 है स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंटर्स व्यू। हमारे पास बहुत सारे व्यूज होते हैं, सारे पढ़ने की जरूरत आपको होती नहीं है। आपको ये पूछा जाता है, एक तो स्लाइड सॉर्टर पूछा जाता है, एक तो आपका स्लाइड शो पूछा जाता है। स्लाइड सॉर्टर में आपको पूछा जाता है कि थंबनेल फॉर्म में आपको क्या दिखेंगी, स्लाइड्स दिखेंगी, ताकि आपको उनको क्या कर सको, उनको इंटरचेंज कर सको एक दूसरे के, मतलब आपको पहली स्लाइड दूसरे नंबर पे रखनी है, दूसरी पहले पे रखनी है, आप लोग इंटरचेंज कर सकते हो। स्लाइड शो में आपका पूरा एज एक स्क्रीन शो होगी जिसमें सारा कुछ आपको दिखेगा। उसके बाद बचा आपका Ctrl+H, तो H से आप क्या याद रख सकते हो, हाइड द पॉइंटर एंड नेविगेशन बटन्स, ठीक है। ये क्या कर सकता है, हाइड कर सकता है किसको, पॉइंटर और नेविगेशन बटन्स को याद रख सकते हो। अब आपको अगले एग्जाम के लिए ये याद रखना है, ठीक है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट आपको चलें आगे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है, विच फीचर्स अलाउज यूज टू ऐड डायनेमिक इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एक होता है DHTML, ठीक है। DHTML क्या होता है, ये डायनेमिक इफेक्ट ऐड करने के काम आता है, लेकिन किस में, ये वेब पेजेस की बात हो रही थी, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका एनिमेशंस वगैरह ऐड करता है किसमें, वेब पेजेस में। यहाँ आ रहा है कि डायनेमिक इफेक्ट्स पावर पॉइंट में कौन ऐड करता है, तो पावर पॉइंट में एनिमेशंस होते हैं, आपको पता है कि ऊपर आप एनिमेशन से अपने हिसाब से आप कर सकते हो ना, कि वो स्लाइड अपने हिसाब से एनिमेट कर सकते हो। कई बार वो ऊपर से आता है, कई बार वो नीचे से आता है, कई बार आप बीच में कुछ ऐड कर देते हो। आप लोग बहुत तरीके से अपने हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 99 पे बढ़ते हैं। In most presentation packages, which option allows the user to add JPG files to slides? अब JPG फाइल्स जो हैं वो स्लाइड में हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट पे जाके, इमेजेस पे जाके, सिंपल सी बात है, इसमें कोई मतलब कोई ज़्यादा तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके काम का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। बता चुका हूं आपको कल ही लास्ट सेशन में प्रिंटर के बारे में बहुत कुछ बता चुका था। एन इमेज इज प्लेस्ड बाई स्ट्राइकिंग अ रिबन ऑन द पेज। अब जब स्ट्राइक कर रहा हूं पेज पे तो वो इंपैक्ट प्रिंटर हुआ ना, स्ट्राइक कर रहा हूं मतलब पेज के साथ टच हो रहा है, पेज के साथ बज रहा है, स्ट्राइक हो रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इंपैक्ट प्रिंटर्स, ना कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। तो ये ऑप्शन तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत। अब ये गलत हो गया तो मेरा ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। दीज प्रिंटर्स आर ऑल्सो नोन एज अ पेज प्रिंटर्स। तो इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स को हम लोग पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, सही। अब एक क्वेश्चन इसमें से
बनता है कि स्पीड ऑफ द प्रिंटर, तो स्पीड प्रिंटर की जो है वो पेजेस पर मिनट, ठीक है, तो पीपीएम भी उसकी स्पीड हो सकती है, उसकी लाइंस पर मिनट एलपीएम भी उसकी स्पीड हो सकती है, कैरेक्टर्स पर सेकंड ये भी उसकी स्पीड हो सकती है। आपको मतलब जनरली ऐसा पूछा जाता है कि कैरेक्टर्स पर सेकंड जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड, आपको पूछा जाता है कि डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटर की स्पीड जो है वो किस में होती है, तो वो होती है कैरेक्टर्स पर सेकंड। डॉट मैट्रिक्स बोला होगा या शायद डेजी व्हील भी बोला होगा, इन दोनों में से जो है इनकी स्पीड सीपीएस। बाकी जब हम बात करते हैं तो पीपीएम और एलपीएम। अब आपको ये देखना है कि अगर आपकी पीपीएम नहीं हुई ऑप्शन में तो आपको एलपीएम पे लेके जाना है, अगर एलपीएम नहीं हुआ तो आपको सीपीएस में लेके जाना है। अगर इन दोनों में से स्पेसिफिकली पूछा गया कि डॉट मैट्रिक्स का कौन सा है तो उसका स्पीड क्या होगा, कैरेक्टर पर सेकंड मतलब सीपीएस। याद रखना। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103, विच टाइप ऑफ मेमोरी हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम। कल भी आपको लास्ट सेशन में भी आपको बताया था कि मेमोरी के हिसाब से मैंने अरेंज किया, इसको रजिस्टर किया, फिर कैश मेमोरी किया, फिर रैम किया, फिर ऐसे मैंने सेकेंडरी मेमोरी इस तरीके से इसको अरेंज किया था। और मैंने बोला था कि अगर मैं साइज़ के हिसाब से जाऊं तो मैं ऐसे जाऊंगा नीचे, अगर मैं टाइम के हिसाब से जाऊं, स्पीड के हिसाब से जाऊं तो मैं ऐसे जाऊंगा। तो मतलब फास्टेस्ट स्पीड किसकी है, फास्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका है, हमारे पास रजिस्टर का। लेकिन रजिस्टर इसके ऑप्शन में नहीं है, जब रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, कैश मेमोरी। तो मैं यहाँ पे क्या जाऊँगा, इसके साथ किसके साथ जाऊँगा, कैश मेमोरी के साथ जाऊँगा। ये जो आपका है ग्राफ टाइप एक जो मैंने बनाया है ये आप याद रखना, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में आपकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ कंपाइलर डिजाइन प्रोग्राम। हमारे काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे काम का आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज टू इनपुट विजुअल डेटा। हम लोग विजुअल डेटा किससे इनपुट कर सकते हैं, तो विजुअल डेटा हम लोग किससे इनपुट कर सकते हैं, वेब कैम से। जाते हो आप लोग एग्जाम देने, ठीक है, एग्जाम देने जाते हो तो वो मैडम जो बैठी होती है वहाँ पर वो करने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए, वो आपके सामने वो कैमरा कर देती है, फोटो खींचती हैं, तो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगी जो कि हम क्या कर रहे हैं, एज ए इनपुट दे रहे हैं। तो इसको किससे किया जाता है, वेब कैम से किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देख लो, अब समझ आएगा आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी क्या एक्सटेंशंस, वही अब समझ आएगा। पीएनजी किसकी बताई थी आपको, पीएनजी बताई गई थी इमेज की, तो मतलब 1 का क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। MP3 और MP4 दोनों बताए थे आपको। MP4 मैंने किसका बताया था आपको, MP4 बताया था वीडियो का, तो MP4 किसका आ जाएगा, वीडियो का। MP3 किसका आ जाएगा, ऑडियो का। मतलब फर्स्ट का 3 है तो पहले फर्स्ट का 3 देखो, ये नहीं हो सकते। सेकंड का क्या है हमारे पास, सेकंड का हमारे पास 2 है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना। अब MP4 किसकी है, वीडियो की। MP4 मतलब वीडियो, याद रखना। आगे से कंफ्यूज हो सकता है MP4 और MP3 में, पहले ऑडियो आता है फिर वीडियो आता है, ऐसा समझ लो कि पहले ऑडियो आता है फिर वीडियो आता है। तो MP3 ऑडियो का, MP4 किसका, वीडियो का। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 2 से 3 बार आ चुका है, खासकर लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन। लास्ट टाइम भी ये लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन आया था, ऑल्दो इसका आंसर लिब्रे ऑफिस नहीं है। ओपन सोर्स कौन सा नहीं है इसमें से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन लिब्रे ऑफिस में बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। थंडरबर्ड अभी हमने पढ़ा, वेब बेस्ड क्लाइंट सर्वर पढ़ा, अब लिब्रे ऑफिस का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था। लिब्रे ऑफिस जो है वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही है, जैसा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका आ गया। पहले तो आपका क्या आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया, उसके अंदर आपकी डिफरेंट चीज़ें क्या आ गई, जैसे आपका वर्ड आ गया, जैसे आपका एक्सेल आ गया, जैसे आपका पावर पॉइंट आ गया, जैसे आपका SS आ गया, ठीक है, ACCESS। अब वैसे ही आपका पैकेज दूसरा क्या है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका दूसरा पैकेज अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, लिब्रे ऑफिस। ये भी एक पैकेज है, इसके अंदर भी आपकी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। जैसे MS ऑफिस के अंदर वर्ड है, लिब्रे ऑफिस के अंदर इसका वर्ड का जो अल्टरनेट है उसको क्या बोलेंगे, राइटर। यही क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस का राइटर जो है क्या वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसके बाद सिमिलरली जैसे एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है, ऐसे लिब्रे ऑफिस में क्या होता है, कैल्क होता है। सिमिलरली जैसे MS ऑफिस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, इसमें लिब्रे ऑफिस में क्या बोलते हैं उसको, लिब्रे ऑफिस में बोलते हैं उसको इम्प्रेस, IMPRESS, ठीक है। सिमिलरली इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट SS होता है इसमें होता है बेस। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें पूछा गया था लास्ट टाइम कि राइटर के बारे में, राइटर जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ओपन सोर्स कौन सा नहीं है, ये लिब्रे ऑफिस क्या है आपके पास, ओपन सोर्स है। लिब्रे ऑफिस क्या है आपके पास, ओपन सोर्स है। आगे चलते हैं हम लोग। 110 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं हार्डवेयर के साथ, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ टू परफॉर्म यूजर स्पेसिफिक टास्क, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा काम का क्वेश्चन है वो है 114, जिसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको लाइनेक्स बोलो, लिनक्स बोलो, जैसे आपकी मर्जी करती है, लेकिन बोलो जरूर। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसको इट कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली। अब लाइनेक्स की बात की गई है तो मुझे थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, जिसका ओपन सोर्स का मतलब क्या हो गया? ओपन सोर्स का मतलब हो गया कि यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, ओपन सोर्स है, इसका मतलब इसका सोर्स कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है। अब डेवलप किसने किया गया था? डेवलपर भी LINUS, ठीक है, डेवलपर। उसके बाद आ गया इसका पूरा नाम, अगर मैं देखूं तो LINUS टॉरवाल्ड्स करके है, लेकिन अब पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, लाइनेक्स है तो इसका नाम इसी के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कई बार कि इसका मैस्कॉट कौन है। मैस्कॉट मतलब कि इसको रिप्रेजेंट कौन करता है। ठीक है, तो मैस्कॉट कौन है उसका, हो सकता है कई बार पूछ लिया जाए। मैस्कॉट इसका है पेंगुइन। अभी चल रहा है ना डिमांड में, पेंगुइन चल रहा है, आपको पता है डिमांड में चल रहा है। वो 2007 की एक वीडियो वायरल हो रही है, जो कि एक सिंगल पेंगुइन जो है वो दुनियादारी को छोड़कर निकल जा रहा है अपने माउंटेन्स की तरफ, बेचारा थक चुका है। तो वैसे ही इसका मैस्कॉट क्या है? पेंगुइन है। उसके बाद पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जा सकता है इसमें, एक मिनट रुको जरा देखने दो, कुछ नहीं है इसमें, इतना ही आपको पूछा जा सकता है। चले आगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको यूनिक्स के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि आया है अब तो ज़्यादा में बता देता हूँ। UNICS भी इसको बोलता हूँ, या फिर UNIX भी इसको बोलता हूँ। डेफिनेशन, ये फुल फॉर्म बोलूँगा सिर्फ, यूनिकोड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम कोड इसको बोला जाता है। UNICS यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम कोड इसको बोला जाता है। सोर्स कोड जो है इसका अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है। ये यूज़ किया जाता है एज अ सर्वर सिस्टम। ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है? एज अ सर्वर सिस्टम यूज़ किया जाता है। किसमें? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि ये CUI बेस्ड है। ठीक है, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि डेवलप किसने किया, तो दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं इसके, केन थॉमसन और दूसरा डेनिस रिच देखा करते थे, डेनिस रिची। और ये भी पूछा जाता है कि ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये C लैंग्वेज में लिखा गया है, UNIX। तो अब से आप इसको याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पूछा गया है विच वर्जन ऑफ विंडोज वॉज द फर्स्ट टू सपोर्ट द विंडोज स्टोर फॉर डाउनलोडिंग एप्स। अब आप लोग देखो, आपके पास विंडोज में क्या होता है? विंडोज स्टोर होता है, जहां से आप एप्स को ऑफिशियली डाउनलोड कर सकते हो। तो उसने बोला कि कौन सा ऐसा वर्जन था जिसने फर्स्ट सपोर्ट किया था विंडोज स्टोर को, तो ये विंडोज 8 था जिसने स्टोर किया था पहले। समझ आ गया आपको? अब थोड़ा सा बात कर लें विंडोज़ के बारे में। तो विंडोज़ के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं अगर, तो विंडोज़ क्या है हमारा? GUI बेस्ड, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, इंट्रोड्यूस किसने किया था? आपका माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। देखो मैं कई बार ना माइक्रो में ऐसे लिखता हूं, तो अगर पूरा ना लिखूं तो आप समझ जाना ये मेरा माइक्रो है। जैसे माइक्रो सेकंड लिखते हैं ना, तो ये माइक्रो, ये सेकंड। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद मैं बात करूं कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? आपके बिल गेट्स हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? आपके माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स के साथ और कौन दूसरा बंदा है? बिल गेट्स के साथ एक और बंदा था, कौन? पॉल एलन। ठीक है, करके ये भी आप याद रखना। उसके बाद और क्या याद रखना है? फर्स्ट वर्जन इसका याद रखना कि विंडोज 1.0 करके बोला जाता था। ठीक है, इतना मतलब ठीक है, इतना चलेगा। उसके बाद ये देख लेना कि लेटेस्ट वर्जन इसका कौन सा चल रहा है। उसके बाद मैं बात करूं, आगे बढ़ता हूं जरा थोड़ा। एक और क्वेश्चन हमारे काम का है, क्या? वर्डपैड ऑफर्स मोर एडवांस्ड फीचर्स देन नोटपैड। बिल्कुल सही बात की गई है इसने कि नोटपैड पहले था, उसके बाद वर्डपैड आया, तो वर्डपैड में क्या है? मोर एडवांस्ड फीचर्स है हमारे नोटपैड में, जिसकी वजह से उसको क्या है? एक रिच टेक्स्ट एडिटिंग हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, वर्डपैड को। रीजन क्या है उसका? वर्डपैड सपोर्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट स्टाइल, मल्टीमीडिया, वाइल नोटपैड जो है वो सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिखा जा सकता है, लेकिन वर्डपैड में हम लोग बहुत सारी एडिटिंग वगैरह सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी फॉर्मेटिंग सपोर्ट होती है। इसका मतलब असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। अब देखो थोड़ा सा आपको बता दूं, वीडियो हमारी हो चुकी है खत्म, क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं खत्म। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप चैनल पे जाते हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम मिलता है, जहाँ पे आप मुझे PDF या डाउट कोई भी पूछ सकते हो। किसी भी चीज़ की PDF चाहिए हो, डाउट पूछना हो, पूछ सकते हो। यहाँ प्लेलिस्ट में जाके आपके पास हमारी प्लेलिस्ट चल रही है। यहाँ पे जैसे आप देखो कंप्यूटर की सीरीज़ हमारी चल रही है, रीजनिंग की सीरीज़ हमारी चल रही है, टॉपिक वाइज, ये सारे टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जूनियर असिस्टेंट का आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज चल रहा है, JKSB का खासकर, पर्टिकुलरली JKSB के क्वेश्चन होंगे इसमें।
उसके बाद फॉरेस्ट वालों के लिए मैथ्स है, फाइनेंस वालों के लिए है, जेकेएस सी सेट के पीवाईक्यूज हैं। बाकी भी आपको सारे पीवाईक्यूज जेकेएसएसबी के यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको एक साथ सारे चाहिए तो यहाँ पे कोर्सेज में जाके आपको सारे के सारे पीवाईक्यू सेशन जेकेएसएसबी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के लिए मैथ्स मिल जाएगा और इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा। बाकी मर्जी आपकी है। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।